वेलकम टू मीर्स क्रैश कोर्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, विच इज़ गोइंग टू बी पार्ट 2 ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन जो सिलेबस है उसका। तो जी पार्ट 1 में हमने 5-6 टॉपिक्स कवर किए थे। इसी तरह पार्ट 2 में हम रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करके ह्यूमन रिसोर्स के सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन टू आवर अदर सेक्शन। सो जी फर्स्ट पार्ट में वे वी एंडेड वाज द सिलेक्शन प्रोसेस कि जी जब सिलेक्शन हो जाती है एक एम्प्लॉय की, कैसे होती है, क्यों होती है, क्या नीड पड़ती है, उस दौरान हमें जॉब इवैल्यूएशन क्या होती है और किस जॉब क्रिएट कैसे की जाती है और एम्प्लॉयज़ कैसे रिटेन किए जाते हैं और कैसे मार्केट में से उठाए जाते हैं, कैसे मार्केट में से आप जो है अपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। सो दैट वाज पार्ट 1 बेसिकली। सो पार्ट 2 का हम स्टार्ट करते हैं। वंस एन एम्प्लॉय इज़ इन योर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद उसको ट्रेनिंग करने की और उसके कैरियर डेवलपमेंट की, उसके स्किल्स के डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। ना कि सिर्फ वो एम्प्लॉयज़ जो कि आपके पास ऑलरेडी रिटेन्ड हैं वो, बल्कि वो एम्प्लॉयज़ जो कि आपके पास न्यू आ रहे हैं, ना कि सिर्फ वो, बट वो भी जो आपके पास पहले ही रिटेन्ड हैं। अच्छा जी, दिस इज़ गोइंग टू बी 110 प्लस स्लाइड्स का लेक्चर बिकॉज बहुत सारी डिमांड थी कि पार्ट 2 एकदम ख़त्म करना है, एक ही लेक्चर में ख़त्म करना है। सो होल्ड ऑन टू इट, दिस इज़ गोइंग टू बी अ लेंथी लेक्चर। सो जी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले आ जाती है एम्प्लॉय ओरिएंटेशन। एम्प्लॉय की एक जो आपने बंदा रखा हुआ है अपने पास, जो आप एम्प्लॉय लेके आ रहे हैं, उसकी ओरिएंटेशन देना। ओरिएंटेशन होता है क्या है? ओरिएंटेशन जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, न्यू यूनिवर्सिटी में, जब भी आप कोई न्यू फर्म ज्वाइन करते हैं, कि आपको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया जाता है, या आप किसी भी क्लब में जा रहे होते हैं, किसी भी सोशल क्लब में, वहाँ एक ओरिएंटेशन प्लान होता है। ओरिएंटेशन का बेसिक मकसद ये होता है कि जी आपको एक इन्फॉर्मेशन देना, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द फर्म, ऑफ द क्लब, ऑफ द स्कूल, ऑफ द यूनिवर्सिटी। ओरिएंटेशन में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? ओरिएंटेशन में सबसे पहले जी एम्प्लॉय को जो आप बेनिफिट्स दे रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल पॉलिसीज़ का मतलब है कि जो एम्प्लॉय आ रहे हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, उनका टाइम पीरियड कितना होगा, वर्किंग स्केड्यूल क्या होगा, उनको बेनिफिट्स आप कौन कौन से दे रहे हैं, उन वर्किंग स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी कितनी होगी उनके लिए, और दूसरे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या क्या होंगे, और उससे वर्किंग पॉलिसीज़ क्या क्या हो सकती हैं, लीव कितना हो जाएगा उनके लिए, और ऑल दोज रिलेटेड थिंग्स। उनकी डेली रूटीन जो कि कंपनी में फॉलो की जाती है, कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन, हाउ द कंपनी इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स, एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड इट्स ऑपरेशंस, किस तरह से ऑपरेट करती है, प्लस सेफ्टी मेजर्स एंड रेगुलेशंस डिपेंडिंग इफ इट्स अ फील्ड जॉब और इफ इट्स अ फर्म जॉब, जहाँ पे एक आप किसी प्लांट में काम कर रहे हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम कर रहे हैं, एंड देन सारे उस फैसिलिटी का टूर, जो कि फैसिलिटी मे बी स्मॉल बिजनेस, इट मे बी अ बिग बिजनेस, इट मे बी अ फील्ड प्लांट, इट मे बी एन हेडक्वार्टर्स। जी पर्पस क्या होता है ओरिएंटेशन का? ओरिएंटेशन का पर्पस ये होता है जी, जो भी नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनको एक तो सबसे पहले ब्रेकिंग द आइस, उनको अपने पास एक वेलकम करना कि जी यू आर मोस्ट वेलकम ओवर हियर, दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क ओवर हियर, और हम आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। देन उनमें एम्प्लॉयज़ के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग पैदा करना। देन वंस दैट इज़ फ्रॉम देयर साइड, अब आप अपने तरफ से उनको बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे कि जी आप से हम किस तरह का वर्क और किस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट इज द सोशलाइजेशन प्रोसेस। दे वुड गेट टू नो देयर पीयर्स, दे वुड गेट टू नो देयर कलीग्स, जो कि उनके बैच में आ रहे हैं, जो कि उनके सीनियर्स हैं, जो कि उनके अंडर काम करने वाले लोग हैं। ओरिएंटेशन प्रोसेस जो है वही जो पहले मैं डिफाइन करके आया हूँ, यहाँ एक ग्राफ बना हुआ है उसी का। यू कैन यूज़ दिस ग्राफ इन द पेपर एज वेल, इट विल गिव यू गुड मार्क्स। द ट्रेनिंग प्रोसेस, ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग है जी आप एक एम्प्लॉय को, न्यू एम्प्लॉय को बेसिक स्किल्स सिखाते हैं। स्किल्स हमेशा होती हैं, उनको लोगों के पास होती हैं वंस यू हायर देम, बट दैट यू नीड टू पॉलिश देम एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो उनकी जो जॉब है वो आराम से परफॉर्म कर सके। किस कॉन्टेक्स्ट में ट्रेनिंग इस्तेमाल की जाती है, उसकी स्ट्रेटजी से क्या लेना देना है? हर फर्म का ये एम होता है कि जी उसका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो उन चीज़ों पे फोकस करे जो कि कंपनी के स्ट्रेटेजिक गोल्स, कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ मिलें। फॉर एग्जांपल, आपने एक एमबीए का स्टूडेंट, एमबीए जिसका मेजर्स इन अकाउंटिंग है, आपने अपने पास रखा है और ही इज़ गोइंग टू बी वर्किंग इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ही माइट हैव अदर स्किल्स एज वेल,
बट आपकी जो ट्रेनिंग की स्ट्रेटजी होगी वो ये होगी जी, आपकी फर्म को जो है प्रॉफिटेबल होना चाहिए, आपकी फर्म को उस फलां डिपार्टमेंट में, जिस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो बंदा, जो आप उनको जो है वो ट्रेनिंग देना जो कि आपके कंपनी से रिलेटेड हो। ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, जब वो स्किल पॉलिश होती है, एम्प्लॉई ज़्यादा चीज़ें लर्न कर सकता है इन प्रॉपर वे। वो उसी तरह, अब लर्निंग अच्छी होगी तो इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होगी, जब इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होगी तो वो अपने डिपार्टमेंट या अपने जिस भी फील्ड में काम कर रहा है डिवीजन में, उसका प्रोग्रेस अच्छा करेगा। वो प्रोग्रेस ओवरऑल कंपनी के स्ट्रेटजी और कंपनी के परफॉर्मेंस पे उसका असरअंदाज होता है। वो ये स्टेप्स क्या हैं ट्रेनिंग प्रोसेस में? देयर आर 4 स्टेप्स, बेसिकली इसको 5 स्टेप्स भी कहा जाता है। एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूएशन। सबसे पहले तो जी आपने नीड एनालिसिस करनी है जी, किस चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किस पार्ट्स को आपने ट्रेन करना है। उसके बाद आपने डिज़ाइन करनी है अपनी ट्रेनिंग जी। आपने फॉर एग्जांपल आपने एक बंदा चूज़ किया हुआ है जिसको अकाउंट्स में ही आपने ट्रेन करना है, तो आप उसकी ट्रेनिंग डिज़ाइन करेंगे, किस तरह की ट्रेनिंग होगी उसमें। आप आइदर, बिकॉज देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग, हम बाद में देखेंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, देयर आर इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, देयर इज़ वेब बेस्ड ट्रेनिंग, देयर आर लेक्चर्स, देयर आर मैनुअल ट्रेनिंग। किस तरह की आप ट्रेनिंग देंगे। फिर उस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन, कितना टाइम पीरियड होगा, जो भी आपने प्लानिंग की हुई है आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप उसको इवेल्युएट करेंगे एंड में। इवेल्युएट करके जी आप, देयर आर 2 वेज ऑफ इवेल्युएशन, वो भी हम फर्दर इन द स्लाइड्स देखेंगे। आप ये देखेंगे जी इवेल्युएशन करने के बाद कि जो आपने ट्रेनिंग दी है उसका फ़ायदा पड़ा है या नहीं पड़ा। अगर नहीं पड़ा तो देन द होल प्रोसेस विल गो अगेन, यू विल कैटर आउट द मिस्टेक्स फ्रॉम योर प्रोसेस एंड मेक इट परफेक्ट जी। लर्निंग को मीनिंगफुल होना चाहिए। जब भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो, आपके पास एक बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है द होल सिनेरियो फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। और उस चीज़, एक तो आपके पास आइडिया हो, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास फिज़िकल फैसिलिटीज़ हों और मटेरियल रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जांपल आपने CSS की तैयारी करनी है, CSS की तैयारी करने के लिए आपके पास एक बर्ड्स आई व्यू होना चाहिए, ईगल आई व्यू भी कहा जाता है कि जी एक कंप्लीट इमेज होनी चाहिए। आप स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट, आपने बोला कि ठीक है जी मैंने विद इन 4 वीक्स ये कंप्लीट करना है, तो 4 वीक्स में आप फिर डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट HRM मैं फर्स्ट वीक में कंप्लीट करूंगा और सेकंड वीक में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसी तरह जो है दूसरे टॉपिक्स जो हैं इनके लॉजिस्टिक्स हो गया या सप्लाई चेन हो गया, वो मैं एंड में कवर करूंगा। तो क्या वो कवर करने के लिए आपके पास रिलेवेंट मटेरियल है? इसी तरह से ये वहाँ चीज़ अप्लाई होती है। फेमिलियर एग्जांपल्स का यूज़ करने का मकसद ये है जी, आप फॉर एग्जांपल इफ़ आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पाकिस्तान में, आप उनको एग्जांपल्स दे रहे हैं अब्रॉड के, सो फेमिलियर एग्जांपल्स जो कि उनको पता हो, सो दैट लर्निंग प्रोसेस उनके लिए ईजी हो जाए। then again organization of the information उस तरह organized हो, क्योंकि they would be newcomers, they would be beginners, so the information needs to be organized in such a way कि उनके लिए easy हो grasp करना, उनके लिए easy हो learn करना। then again terms and concepts, ज़्यादा आपने हैवी वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करने, आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स और टर्म्स नहीं इस्तेमाल करने। विजुअल एड्स का मकसद ये होता है यूज़ करने का, सो दैट विजुअल एड्स में ज़्यादातर लोग अट्रैक्टेड रहते हैं। अच्छा जी, स्किल्स ट्रांसफ़र इजी है इसमें। अब क्या है, क्योंकि अब बहुत सारी स्किल्स हैं तो आपने जितना इजी कर सकते हैं आप उनको ट्रांसफ़र करना आप करेंगे। आप ट्रेनिंग सिचुएशन और वर्क सिचुएशन में सिमिलैरिटी क्रिएट करेंगे, क्योंकि अमूमन ये होता है जी ट्रेनिंग सिचुएशन आपकी डिफरेंट होती है और वर्क सिचुएशन आपकी डिफरेंट होती है। इट्स जस्ट लाइक वन ऑफ दोज एग्जांपल्स कि आपने क्लास में पढ़ा 1+1 एंड पेपर में आपके पास आपसे पूछ रहा है भाई 10 डिवाइडेड बाई 2। So we have to skip that when it comes to training part। और adequate प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए उनको कि अगर वो रियल लाइफ में वो चीज़ कर रहे हैं अपने ऑफिस में बैठकर तो उनको वो आना चाहिए। इसी तरह जो भी प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल एक बंदा आप लेके आ रहे हैं, उसको MBA किया हुआ है एंड ही इज़ गोइंग टू ऑपरेट ऑन अ लैपटॉप और ऑन अ कंप्यूटर, तो आपने उसमें एक्सेल शीट अगर इस्तेमाल कर रहे हैं या अगर कोई एप्पल टेक कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई SAP सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके जो फीचर्स हैं उनके प्रोसेस उनको पता होने चाहिए कि जी ये प्रोसेस इसका नाम ये है और ये फलां स्टेप पे आता है। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और नॉट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपने डिवाइड करने होते हैं और देना
का मतलब है जी आप ट्रेनीज़ को कि भाई ये चीज़ जॉब में हो सकती है। फॉर एग्जांपल, और जैसे इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो आपने वो जो इंपॉर्टेंट टास्क है उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है। जी, रीइंफोर्स द लर्निंग। रीइंफोर्स द लर्निंग का इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन विद द ट्रेनी। ट्रेनर और ट्रेनी का कम्युनिकेशन बीच में होना चाहिए कि जी आपने जो चीज़ ये की, अगर वो आपको रेसिप्रोकेट कर रहा है, आपको बता रहा है कि जी अच्छा दिस इज़ द आंसर, यू शुड रेसिप्रोकेट, कम्युनिकेट कि हाँ यस दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। अब देयर आर टू टाइप ऑफ एनालिसिस, एक होती है टास्क एनालिसिस, एक होती है परफॉर्मेंस एनालिसिस। टास्क एनालिसिस होता है टास्क बेस्ड, जो कि आप न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं। जी नया एम्प्लॉय आया हुआ है, उनके ये टास्क हैं, हम उनके टास्क बेस्ड ट्रेनिंग देंगे। परफॉर्मेंस एनालिसिस जो कि आपके पास पहले ही एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस जो कि आपके पास पहले ही एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आप उनमें से उनको बताते हैं कि जी पहले तो आप उनके परफॉर्मेंस अप्रेज करते हैं, देखते हैं कहाँ कमी पेशी है, जहाँ कमी है तो फिर उसकी बेसिस पे आप उनको वो उन चीज़ों में ट्रेनिंग देते हैं। परफॉर्मेंस एनालिसिस, अब इसमें क्या है, आपने देखना है कि ट्रेनिंग नीड्स आपने देखनी है अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। उसमें आप परफॉर्मेंस अप्रेजल यूज़ करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल इस्तेमाल किया जाता है देखने के लिए कि इस बंदे की परफॉर्मेंस कैसी है। जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस डेटा आपके पास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो जॉब है इसमें कौन कौन सी क्या परफॉर्मेंस बैरोमीटर्स क्या हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं। आप आइदर उसके बाद फिर किस तरह से आप देखेंगे, आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जी इसमें इस बंदे को या इस बंदी को किस चीज़ में ट्रेनिंग की ज़रूरत है। या फिर आप इंटरव्यूज़ लेते हैं, इंटरव्यूज़ में आप उनसे पूछते हैं कि जी व्हाट डू यू थिंक, और आप उनसे पूछते भी हैं और आप खुद भी एनालाइज करते हैं कि इस एम्प्लॉई की कहाँ पे कमी पेशी है, कौन सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और उनके ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे आप स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। इंडिविजुअल डायरीज जो कि वो खुद मेंटेन करते हैं, वी हैव बीन थ्रू दिस पहले ही। डिफरेंट यू कैन गो थ्रू डिफरेंट टेस्ट, अगर टेस्ट किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में वीक है तो समझो उनको उन चीज़ में ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैं CSS में आपसे जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का टेस्ट लिया जाता है, एक प्रिलिमिनरी टेस्ट लेते हैं हम, और कुछ एस्पायरेंट्स जो हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ह्यूमन रिसोर्स के पार्ट में जो है उनके वीक आते हैं, तो हमें पता चल जाएगा जी हमें इन्हें जो है ह्यूमन रिसोर्स वाले पार्ट में ज़्यादा लेक्चर्स या ज़्यादा ट्रेनिंग की या ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं? देयर इज़ वन इज़ द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मकसद है आप बंदे को ट्रेन करते हैं जॉब पे बिठा कर, जॉब से टास्क देकर ही, फिर आप उनको बताते हैं कि अच्छा जी ऐसे होगा ऐसे होगा। इट सेव्स टाइम, जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग सेव्स टाइम, बट इट इज़ फॉर स्पेसिफिक फॉर स्मॉल टास्क वगैरह, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है उस पर आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इट्स बेसिकली जैसे आपकी हो जाती है व्हाट यू कॉल इट, इंटर्नशिप। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज़ लाइक एन इंटर्नशिप। आप अपने साथ एक बंदा आप इंटर्न एज इंटर्न ही लेते हैं, आप उसको वही इस तरह से ट्रेन करते हैं आप किसी सीनियर बंदे के साथ बिठा के। इनफॉर्मल लर्निंग इज़ ऑफ द डेस्क लर्निंग। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इज़ कि जी ये हर जॉब के लिए, हर पर्टिकुलर जॉब के लिए आप उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। लेक्चर्स इज दे माइट बी थ्रू मल्टीमीडिया, दे माइट बी इन पर्सन। प्रोग्राम्ड लर्निंग वो हम आगे देखेंगे। ऑडियो विजुअल बेस्ड ट्रेनिंग इज़ कंप्लीट मल्टीमीडिया बेस्ड ट्रेनिंग, उसमें आप उनको समझाते हैं, सिखाते हैं थ्रू ऑडियो विजुअल बेस्ड मटेरियल। जो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज़ एक्चुअली सिमुलेशन ट्रेनिंग होती है। सिमुलेशन में क्या होता है, जो इक्विपमेंट आपने एक्चुअल में इस्तेमाल करनी होती है वो आपसे ट्रेनिंग के दौरान यूज़ करवाई जाती है। टेली ट्रेनिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्ट सिस्टम, विल कम टू इट। वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है। सिमुलेटेड लर्निंग सेम, इट्स लाइक वेस्टिब्यूल बट इसमें ज़्यादा सिमुलेशन होती है। इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग इज़ थ्रू इंटरनेट एंड लर्निंग पोर्टल्स, जो कि आपके वेबसाइट्स वगैरह जो पोर्टल्स बने होते हैं उनके थ्रू। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जी ऑन द जॉब ट्रेनिंग सक्सेसफुल कैसे हो, पहले तो आपने जो आपका लर्नर है, ट्रेनी है, उसको प्रिपेयर करना है मेंटली, देन उसको उस ऑपरेशन में आपको बिठाना है, उसमें उनको एक ट्राई आउट करवाना है, देन फॉलो अप करना है कि जी वो ट्राई कैसे करें, ट्राई आउट उनका कैसा रहा। प्रोग्राम लर्निंग इज़ फर्स्ट कमिंग अप विद द क्वेश्चंस, फैक्ट्स या प्रॉब्लम, जो भी चीज़ है आप लर्नर को देते हैं। आप पहले उन्हें चांस देते हैं कि वो आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं,
उनके रिस्पांस के बाद फिर आप उनको एक्यूरेसी ऑफ द आंसर पे आप उनको फीडबैक देते हैं, जी अच्छा ये इतना एक्यूरेट है, इतना नहीं है। एडवांटेजेस क्या हैं प्रोग्राम लर्निंग की? सबसे पहले तो आपका ट्रेनिंग टाइम कम हो जाता है, बिकॉज यू डोंट हैव टू गो इनटू ऑल द मटेरियल एंड स्टफ। सेल्फ पेस्ड लर्निंग है, आप इसको ज़्यादा स्लो भी नहीं कर सकते, आप इसको ज़्यादा फास्ट भी नहीं कर सकते। एक बंदे की अपनी जो भी आपका ट्रेनी है बेसिकली उसके मयार पे है, उसके स्टेमिना पे वो कितना जल्दी लर्न कर सकता है। फीडबैक इमीडिएट है और रिस्क ऑफ एरर बहुत कम है, क्योंकि वहीं ऑन द स्पॉट आपके पास कम्युनिकेशन चल रही होती है। अगर EPSS वाला वही इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम सिस्टम्स वाले में, इसमें एडवांटेज ये है कि जी आपके पास लर्निंग टाइम रिड्यूस हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाती है। और अच्छा जी, वेरियस कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग टेक्निक्स, गो थ्रू दीज टर्म्स, दीज माइट कम इनटू द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द पेपर। सो इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग में होता है जी डिस्टेंस लर्निंग मेथड्स, जैसे टेली ट्रेनिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप इंटरनेट के थ्रू करते हैं। आजकल जैसे कोविड के इसमें जो सिचुएशन चल रही है, ज़्यादातर इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग और इंटरनेट बेस्ड अप्रोचेस इस्तेमाल की जा रही हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड लिटरेसी ट्रेनिंग टेक्निक्स, इसमें ये होता है आप एक कॉन्टिन्यूस रिस्पॉन्स के थ्रू, एक कॉन्टिन्यूस साइकिल होता है लर्निंग का, जिसमें एम्प्लॉयर देखता है एम्प्लॉई की क्या लर्निंग नीड्स हैं और उस तरह से उनको एजुकेट करता है और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देता है। अब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया कैसे जा सकता है? सबसे पहले आपने ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स ध्यान में होने चाहिए जी, आपकी ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या, ठीक है जी। उसके बाद JD जॉब डिस्क्रिप्शन हमारे पास, हम पहले कवर करते हुए हैं कि जी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा। उसके बाद डेवलप एंड एब्रीविएटेड टास्क एनालिसिस रिकॉर्ड फॉर्म, टास्क एनालिसिस रिकॉर्ड फॉर्म, ये इस ट्रेनिंग के दौरान क्या करते हैं, आप एक फॉर्म बनाते हैं जिसमें जो भी रिक्वायर्ड मेजर टास्क हैं एक जॉब डिस्क्रिप्शन में, एक स्किल्स जो ज़रूरत होती है उस टास्क कंप्लीट करने के लिए, आप उसको फॉर्म बनाते हैं फॉर योर ओन चेकलिस्ट। तो आप ये देखते हैं जो भी एम्प्लॉय आपकी ट्रेनिंग में है उसके पास ये स्किल्स हैं या नहीं है, या स्किल्स डेवलप करनी है तो कितनी करनी है। उसके बाद जॉब इंस्ट्रक्शन शीट, उसमें आपने जॉब में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलोअप करने के लिए, एंड देन यू हैव टू कंपाइल होल द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द जॉब। सो इसी तरह आप अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकते हैं। फिर आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन। अब क्योंकि मैनेजमेंट में डिफरेंट सॉर्ट्स होते हैं, एक तो आपने जो पुराने न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, एक जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं अब उनकी मैनेजमेंट के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कैसे होते हैं। मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म फोकस होता है, तो हम लॉन्ग टर्म फोकस की ही तरफ देखेंगे, तो मैनेजमेंट की डेवलपमेंट की तरफ, बिकॉज हम नहीं चाहेंगे हम किसी मैनेजमेंट में ऐसा बंदा लेके आएँ जो कि शॉर्ट टर्म हो और कर को चला जाए, नो। सो वंस अ कंपनी इज़ इन्वेस्टिंग ऑन द ट्रेनिंग ऑफ स्पेशली अ मैनेजरियल लेवल पर्सन पोजिशन, दे वॉन्ट टू रिटेन इट। सबसे पहले यू हैव टू असेस द कंपनीज स्ट्रेटेजिक नीड, आपकी कंपनी की करंटली क्या स्ट्रेटजी है और उसकी नीड क्या है उस स्ट्रेटजी को कंप्लीट करने के लिए। फिर जो कि मैनेजर्स आपके पास ऑलरेडी हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेस करते हैं। अप्रेस करके आप देखते हैं जी किस स्किल सेट में कमी पेशी है, कौन सा स्किल सेट आपके पास ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल इफ़ योर कंपनी की स्ट्रेटजी है टू बी द बेस्ट इन पाकिस्तान इन प्रॉफिट, ठीक है, या और इन सेल्स, फॉर एग्जांपल सेल्स उठा लेते हैं, तो आप देखेंगे आपके सेल्स के लिए क्या होना चाहिए। सेल्स के लिए जो स्किल सेट ज़रूरी है, सेल्स के लिए जो स्किल सेट ज़रूरी है, जैसे कि कस्टमर फेसिंग स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, और सोशल सेलिंग होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग, एक्टिव लिसनिंग, ठीक है, ऐसी जो चीज़ें हैं वो आप देखें, वो आप टिक मार्क करेंगे अपने उसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल में। फिर आप देखेंगे आपके मैनेजर्स के पास वो चीज़ें हैं या नहीं है, अगर हैं तो गुड इनफ, अगर नहीं तो फिर उस तरह से आप उनको अपनी मैनेजमेंट को डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट टेक्निक्स ज़्यादातर ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही होती है, जिसमें जॉब रोटेशन है, आपने एक बंदे को फलां सेक्शन से उठाकर, डिवीजन से उठाकर दूसरे में डाल दिया। कोचिंग एंड अंडर स्टडी, आप कंटिन्यूसली उनको कोचिंग देते हैं, स्टडी कराते हैं। एक्शन लर्निंग इज बेसिकली लर्निंग थ्रू योर एक्शंस। सो देन वी हैव अदर मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निक्स। एक तो हो जाता है केस स्टडी मेथड, डिफरेंट केसेस होते हैं, आपको उनको स्टडी करना पड़ता है, उसके थ्रू आप जो है ट्रेन होते हैं। मैनेजमेंट गेम्स में एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट बनाया जाता है, जिसमें एक कोई भी आप सिमुलेशन गेम उठा लें जो कि
पीसी पे या मोबाइल पे खेली जाती है, उस तरह की मैनेजमेंट गेम्स क्रिएट की जाती हैं जिसमें से लर्निंग प्रोसीजर अडेप्ट किया जाता है। आउटसाइड सेमिनार्स होते हैं। देन वी हैव यूनिवर्सिटी के इंटर रिलेटेड प्रोग्राम्स, रोल प्लेइंग, डिफरेंट सिचुएशन में आपको डिफरेंट रोल्स दिए जाते हैं जो कि उनकी ट्रेनर्स को। देन एज बिहेवियर मॉडलिंग के जी एक सिचुएशन में आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। देन वी हैव एग्जेक्टिव कोचेस, एग्जेक्टिव लेवल के कोचेस होते हैं जो कि आपको एग्जेक्टिव ट्रेनिंग देते हैं। फिर आ जाता है जी मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज प्रोग्राम्स। अब आपने चेंज करना क्या है, स्ट्रेटजी हमने चेंज नहीं करनी, कल्चर नहीं, टेक्नोलॉजीज, एम्प्लॉइज, सो वी हैव टू चेंज एम्प्लॉइज, उससे इंटररिलेटेड दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। इससे हमारे पास अब एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रोल क्या है इन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ट्रेनिंग होगी तो एक एम्प्लॉय डेवलप होगा, जब एक एम्प्लॉय डेवलप होगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होगी। सबसे पहले जी आपने जो चेंज की रेजिस्टेंस है उसको ख़त्म करना है, उसके बाद ऑर्गेनाइज करना है और लीड करना है ऑर्गेनाइजेशन के चेंज को। देन वंस ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग के बाद आपको उसको इफेक्टिवली प्रैक्टिस में लाना है। सो देयर इज लिवेंस चेंज प्रोसेस, बेसिक 3 स्टेप्स हैं, अनफ्रीजिंग, मूविंग एंड रीफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग स्टेज जो होता है उसमें आपको ये फील होता है कि जी अब जो है हमें चेंज करना है। सो अनफ्रीजिंग फ्रॉम द प्रीवियसली फ्रोजन स्टेज, एक फ्रोजन स्टेज जो कि आप जिसमें आप चल रहे हैं, आप स्टेटस को में आप एक स्मूथली चल रहे हैं, आपको लगता है कि जी नहीं अब हमें चेंज करने की, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी ट्रेनिंग या अपनी डेवलपमेंट चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप फिर अनफ्रीज करना स्टार्ट करेंगे सिचुएशन को। देन जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉब्लम्स देखकर ही आप अनफ्रीज करते हैं अपनी स्टेज को। देन मूविंग स्टेज आ जाती है। मूविंग स्टेज में आप कॉलिशंस बनाते हैं। कॉलिशन कैसे बनते हैं? कॉलिशन जी आप दूसरे टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। देन एक शेयर्ड विजन आप कम्युनिकेट करेंगे जी, क्योंकि हमने ये चेंज लाना है, ये स्ट्रेटजी चेंज करनी है या इस तरह की डेवलपमेंट हमें ऑर्गेनाइजेशन में लानी है, सो वी नीड अ शेयर्ड विजन। एम्प्लॉयज़ को आपने अपने साथ लेना है, यू कांट एक्सक्लूड द एम्प्लॉयज़, यू हैव टू टेक देम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। देन जो भी गेन्स होते हैं, जो भी आपके रिव्यूज़ आ रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म में रख के उनको साथ रख के आपने और चेंज जितना पॉसिबल टू नियरेस्ट टू योर गोल, आप जितना भी चेंज ला सकें आपने वो चेंज लाना है। देन कम्स रीफ्रीजिंग स्टेज। एक बार जब पूरी प्लानिंग हो जाती है, एक बार पूरी आपके पास स्ट्रेटजी बन जाती है फॉर द चेंज, देन आप उसको रीफ्रीज करेंगे। आप बोलेंगे ठीक है जी, दीज वर आर ओल्ड रूल्स, policies, structures, way of doing things. These, after the whole moving stage, these are our new roles, these are new policies, and we have to follow them. Then you have to continuously monitor and assess the progress. If at any place you think कि जी हमारा progress proper नहीं हो रहा, तो आपने फिर वही need for change में आपने unfreeze करना है, then you have to follow the same process again. अब evaluation, एक training effort आपने पूरा कर लिया, आपने एक एम्प्लॉय को ट्रेन कर दिया, आपको पता कैसे चले जी आपने जो ट्रेनिंग की है उसकी इवैल्यूएशन इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ ट्रेनिंग बाय द वे। आपको पता कैसे चले कि जो आपने जो ट्रेनिंग दी है वो सही है या नहीं? देयर आर 2 वेज, एक होता है टाइम सीरीज डिज़ाइन, दूसरा होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन। टाइम सीरीज डिज़ाइन में आप क्या करते हैं, एक वक्फा दर वक्फा जो है आप एक जिस भी एम्प्लॉय को या एक ग्रुप को आप चेक करते लेते हैं उनके परफॉर्मेंस को और जो ट्रेनिंग आपने दी हुई है। कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है, यू टेक 2 ग्रुप्स, एक वो ग्रुप होता है एक्सपेरिमेंटेड ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप को आप ट्रेनिंग नहीं देते, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को आप ट्रेनिंग देते हैं। देन आफ्टर सम टाइम आप दोनों ग्रुप को गेज करते हैं, आप मेजर करते हैं, आप उनकी एनालाइज करते हैं परफॉर्मेंस के, जी हमने जिस ग्रुप को ट्रेनिंग दी थी और जिस ग्रुप को ट्रेनिंग नहीं दी उनमें क्या डिफरेंस है। दैट्स हाउ वी एवेल्यूएट, एवेल्यूएशन स्टडीज़ डिफाइन होती हैं। अब सबसे पहले एक ट्रेनिंग को इफेक्टिवली मेजर हम कैसे करेंगे, हमने पता चलना चाहिए कि जी हमें कौन सी 4 चीज़ें जो हम बेसिकली हम देखते हैं ट्रेनिंग में। आपने रिएक्शन देखना है, रिएक्शन के थ्रू आप मेजर करेंगे, लर्निंग के थ्रू आप मेजर करेंगे, बिहेवियर के थ्रू आप मेजर करेंगे या जो रिजल्ट्स हैं उसके थ्रू मेजर करेंगे। इन चारों में से कोई आप एक चीज़ उठाते हैं मेजरमेंट के लिए। ओके जी, देन कम्स, अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे पार्ट पे, आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस है क्या? परफॉर्मेंस ये है कि एक जो एम्प्लॉई आपके
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीज़ें कर रहा है और जो चीज़ें नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन पे अब परफॉर्मेंस कैसे, एक एम्प्लॉई की एक ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे परफॉर्मेंस का असर पड़ता है, या किस तरह वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसे कंट्रीब्यूट करती है। जी, यू हैव क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो भी है उस जॉब का, जो भी टास्क उसको दिया हुआ है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, कम है, ज़्यादा है, या ज़ीरो है, या बियॉन्ड उसके टारगेट है। देन आ जाती है क्वालिटी ऑफ द आउटपुट। इसी तरह टाइमलीनेस, बिकॉज बिजनेस इज़ ऑल अबाउट टाइम, यू हैव टू मीट योर डेडलाइंस। प्रेजेंस एट वर्क, एब्सेंटीनिज्म, ऐसा नहीं जिस दिन टास्क इंपॉर्टेंट हो उस दिन आपके एम्प्लॉयज़ एब्सेंट हो। एंड कोऑपरेटिवनेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के जो आपके टॉप लेवल है, मिड लेवल है, उनके साथ। इस तरह जो है वो अपना एक परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की जो है कंट्रीब्यूट करती है टू द ऑर्गेनाइजेशन। फिर आ जाती हैं दो चीज़ें जी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल। हमारा बेसिक ये है, मेथड्स एंड प्रोसेस हमारा जो टॉपिक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल, मेथड्स एंड प्रोसेसेस। उसके लिए हमने पहले ये समझा कि परफॉर्मेंस है क्या और वो एक ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूट करती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ बेसिकली आप एक एम्प्लॉय को इवेल्युएट करते हैं जी उसके करंट और पास्ट परफॉर्मेंस को, कि जी उनके एक तो आपने जब जॉब एनालिसिस कर रहे थे, हम पहले कवर करके आए, तो हम एक परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड बनाते हैं, ये जॉब है, इसके ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल में आप अप्रेज करते हो, आप गेज करते हो या मेजर करते हो कि जी एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस उस स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक प्रोसेस है जिसके तहत जो एम्प्लॉयर्स हैं, ये एम्प्लॉयर्स जो हैं वो मेक श्योर करते हैं कि जी जो एम्प्लॉई है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ ही काम कर रहा है, जो भी उसकी परफॉर्मेंस है या उसकी ट्रेनिंग है या उसकी डेवलपमेंट है, इट्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी से कैसे होता है? पहले तो जी आपके पास आ गई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, फिर आ जाती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें, पहले तो आप आइडेंटिफाई करते हैं जी परफॉर्मेंस लेवल्स होनी क्या चाहिए जो आपके आप स्टैंडर्ड्स हैं। फिर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को पहले तो आप मेजर करते हैं, फिर उनको इवेल्युएट करते हैं। फिर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर आप उनको फीडबैक देते हैं, और अगर फीडबैक में देखते हैं जहाँ कमी पेशी है तो उस तरह की आप असिस्टेंस देंगे। असिस्टेंस देने के बाद आप देखेंगे कि अगर परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है तो आप रिवॉर्ड देंगे, अगर परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं हुई तो फिर आप डिसिप्लिनरी एक्शन या जिसे पनिशमेंट कहते हैं वो ली जाएगी। इट कैन बी एनीथिंग, इट कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। फिर उसका जो है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, अब एम्प्लॉय परफॉर्मेंस पे ये डायरेक्टली रिलेटेड है। उसके बाद आ जाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आउटकम्स। आउटकम्स क्या हो सकते हैं अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपकी अच्छी है? उसका ये है कि जी आपकी डेवलपमेंट बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एडवांस होने चाहिए अपने कैरियर में, डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए, पे रेजेस ऑब्वियसली वंस यू आर ट्रेनिंग एम्प्लॉय उसके करियर डेवलपमेंट हो रही है तो पे रेज भी होगा। इसी तरह अगर डिसिप्लिनरी एक्शन है तो टर्मिनेशन भी हो सकती है। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के आउटकम्स हैं। ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट्स, गोल्स मेट और नॉट मेट, ये आपके डायरेक्ट देखें आपके रिलेटेड हो गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डायरेक्ट रिलेट हो गया आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी के साथ। अच्छा, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्यों यूज़ करें? वाई परफॉर्मेंस मैनेजमेट? बिकॉज जो ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस अप्रेजल हैं दैट दे आर आउटडेटेड और काउंटर प्रोडक्टिव है। यू नीड एन 360 प्रोग्राम टू मैनेज द परफॉर्मेंस। देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑन इटसेल्फ ठीक है, आपने एम्प्लॉय को अप्रेज किया, उसकी प्लस है माइनस है, आपने ट्रेनिंग दे दी, पर वो ट्रेनिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजी के साथ इन लाइन होनी चाहिए, और जो आपका परफॉर्मेंस जो भी आपकी आउटकम है एम्प्लॉय की वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के साथ होनी चाहिए। दैट्स वाई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूज़ की जाती है। अच्छा जी, परफॉर्मेंस अप्रेजिंग, अप्रेज क्यों की जाए परफॉर्मेंस? इस वजह से क्योंकि एक इंटेग्रल रोल है इनका एम्प्लॉयर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के। अच्छा, अप्रेजल्स जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं जब भी एम्प्लॉयर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस में आ जाती है बात, बिकॉज विदाउट अप्रेजल्स यू वुडंट बी एबल टू नो कि आपका जो एम्प्लॉय है वो कौन सी चीज़ें लैक कर रहा है उसके स्किल सेट में जो कि एक जॉब में ज़रूरी है। इसी तरह वो डेफिशिएंसीज जो भी होती हैं उनको कवर अप करते हैं और रीइंफोर्स करते हैं कि भाई चीज़ें सही की जाएं। और अप्रेजल्स जो है स्ट्रेंथ एंड इट्स लाइक अ स्वॉट एनालिसिस ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस ऑफ योर एम्प्लॉय।
अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है जॉब क्राइटेरिया। जॉब क्राइटेरिया है क्या? जॉब क्राइटेरिया देखें जी, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ जॉब ऑन विच परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। अब ज़रूरी नहीं कि अगर एक टीचर है तो सिर्फ उसकी टीचिंग के बेसिस पे ही हमने वो करना है, नहीं। एक टीचर अगर एक यूनिवर्सिटी में है या किसी जगह काम कर रहा है तो उसकी जॉब क्राइटेरिया होती है जी। उसकी परफॉर्मेंस हम वेटेज करेंगे टीचिंग पे 60%, इसी तरह उसकी रिसर्च स्किल्स पे 30%, और वो एक्स्ट्रा सर्विसेज क्या दे रहा है 10%। इससे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अब उनकी जो मार्क्स कंपाइल होती हैं, जैसे तो सिर्फ एग्जाम्स की नहीं होती, आपके उसमें प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं। इसी तरह वेटेड एवरेज निकलता है जी, 10% या 15% प्रोजेक्ट को होता है, ऐसे 5 से 10% आपकी अटेंडेंस की मार्क्स होती हैं, तो एक कंप्लीट ओवरऑल 100 मार्क्स बनते हैं। अब एक इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रोसेस में, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए जी? सबसे पहले डायरेक्शन शेयरिंग। डायरेक्शन शेयरिंग का मतलब है आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ऑन बोर्ड लेना है। आपने जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपने जाना है अपनी कंपनी को लेकर, अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर, आपने सबको ऑन बोर्ड लेना है। इट कांट बी एन ऑटोक्रेटिक डिसीजन। रोल क्लियरिफिकेशन का मतलब है जिसको जो रोल प्ले करना है वो क्लियर होना चाहिए। और गोल अलाइनमेंट आपके एम्प्लॉयज़ के, आपके डिविजन्स के, आपके जो भी मैनेजमेंट यूनिट्स हैं उनके गोल अलाइन होने चाहिए। डेवलपमेंट गोल सेटिंग, आपकी कंपनी को किस तरफ आपने लेके जाना है, क्या न्यू डेवलपमेंट होगी, उसकी गोल सेटिंग होनी चाहिए। आप कंप्लीट जो भी परफॉर्मेंस है उसकी मॉनिटरिंग, देन एट द सेम टाइम फीडबैक। इट्स लाइक अ कंप्लीट साइकिल। आपने देखिए टॉप पे आपकी परफॉर्मेंस आ गई एम्प्लॉय की, इन द मिडल यू हैव परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, देन इन द बॉटम यू हैव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, एंड देन इन द लास्ट यू हैव फीडबैक, इट गोज बैक। अच्छा जी, देन वी हैव अप्रेजिंग परफॉर्मेंस में अब कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले तो आपने जॉब जो है वो डिफाइन करनी है, ठीक है जी, कि क्या स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए और जॉब क्या क्या है, वो आपके जॉब एनालिसिस में आ जाते हैं। फिर अप्रेजिंग परफॉर्मेंस का एक्चुअल स्टेप, जिसमें आपने सब ऑर्डिनेट के एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक मैनेजर को अपने उसकी स्टैंडर्ड्स जो सेट हैं और उसके साथ आपने देखना है कि जी किस तरह का, और फिर उसको रेट करना है। देन एट द सेम टाइम यू हैव टू प्रोवाइड फीडबैक कि जी इफ दिस इज पॉजिटिव, ठीक है जी ये बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको एक प्रमोशन के लिए ही इज़ डूएबल। अब डिज़ाइनिंग द अप्रेजल टूल, आप कैसे अब करेंगे अप्रेजल टूल? अगर आपने किसी की जॉब की परफॉर्मेंस को अप्रेज करना है, अगर मेजर करना है, कैसे करेंगे? पहले तो मेजर आपने करना क्या है, आपने वो चीज़ देखनी है, आपने क्वालिटी और क्वांटिटी देखनी है, आपने पर्सनल स्किल्स देखनी है, या आपने उसके गोल देखना है। फॉर एग्जांपल एक बंदा सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उस डिपार्टमेंट का हेड है वो, या उस यूनिट का हेड है, उसका गोल था कि जी आपने 10 लाख यूनिट साल में निकालने हैं, उन्होंने 12 लाख यूनिट सेल कर दिए। पर्सनल कॉम्पिटेंसीज पे आ जाए तो वो इतना कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है पर्सनली, ठीक है। He lacks a few skills, he does not have all those skills, and then quality and quantity चलें जी, उसका क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी पर क्वांटिटी अपने उसने कंप्लीट की। सो दैट इज, आप किस तरह किस चीज़ को मेजर करना चाहिए, आइदर इट इज़ वन ऑफ देम, आइदर इट इज़ टू ऑफ देम, और ऑल ऑफ देम। किस तरह मेजर करेंगे? देयर आर ग्राफिक रेटिंग स्किल्स, जो कि दूसरी हम द कमिंग स्लाइड्स हम देखेंगे। अल्टरनेशन रैंकिंग मेथड है, एंड देन एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आ जाता है ग्राफिक रेटिंग स्केल। एक स्केल बना होता है जिसमें हम नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड रेंज ऑफ परफॉर्मेंस करते हैं, उनको हम रेट करते हैं, ठीक है जी। अल्टरनेशन रैंकिंग मेथड जो है, इसका भी इनके मैं एग्जांपल्स भी आपको दिखा देता हूँ। आप एम्प्लॉय को बेसिकली रैंक करते हैं हर ट्रेड के हिसाब से, लोएस्ट या हाईएस्ट। अच्छा जी, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड में ये होता है, आप पेयर्स बनाते हैं ट्रेड के बेसिस पे, ठीक है जी। आप जो स्किल सेट है, जो ट्रेड्स है, उसके बेसिस पे आप पेयर्स बनाते हैं, एंड देन यू चूज द बेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज फ्रॉम दैट पेयर। अब ये आपके पास आ गया ग्राफिक रेटिंग स्केल। ये जी इस तरह होता है आपका ग्राफिक रेटिंग स्केल। You have quality, you have productivity, job knowledge, reliability over here, and then this is alternation ranking scale. You can get an idea from this कि alternation ranking scale किस तरह होता है और किस ट्रेड के लिए आप एम्प्लॉइज को वो कर रहे हैं, ठीक है। देन ये आपका आ जाता है एंड में अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। इस तरह आप पेयर्स बनाते हैं और आप यू चूज द बेस्ट वन आउट। फिर हमारे पास आ जाता है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें हमने एग्जांपल है जैसे दिया हुआ कि हमने 5 या 6 कैटेगरीज बनाई, उसको एक सेट परसेंटेज हमने दे दिया, एक रेट दे दिया है। अब उसके अगेंस्ट हम जो है अपने जिस ट्रेड का, अब फॉर एग्जांपल सेल्स में जो हाई परफॉर्मर होगा या क्रिएटिविटी में जो हाई परफॉर्मर होगा, हम उनके नाम देंगे। इसी तरह आप उनको फोर्सफुली आप उनको उन कैटेगरीज में लाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को।
अच्छा, फिर हमारे पास है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। द नेम एज सजेस्ट कि आपके पास जो है बाज बेसिकली कंपेयर करता है एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है जी, उसको हम न्यूमेरिकल रेटिंग देते हैं फ्रॉम 1 to 9, 1 बीइंग द लोएस्ट पुअर एंड 9 बीइंग द बेस्ट और गुड। अब एडवांटेजेस क्या हैं बार्स के? एक तो ये जी एक्यूरेट गाज है आपके पास, मेजर प्रॉपर्ली हो सकता है, क्लियर स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसमें फीडबैक भी आपका आ जाता है और इंडिपेंडेंट डायमेंशंस आ जाती हैं इसमें, कंसिस्टेंसी होती है। फिर वी हैव मैनेज बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इट इज़ अ वेरी फेमस टर्म। इसमें जो है आपके पास स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स होते हैं विद ईच एम्प्लॉय एंड देन पीरियडिकली आप उनको रिव्यू करते हैं जैसे जैसे प्रोग्रेस बनती है। बनाते कहते हैं पहले तो जी आपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स बनाते हैं, ये ऊपर से नीचे आती है, एंड देन डिपार्टमेंटल। फिर आपने अपनी टीम के साथ, ग्रुप के साथ, डिपार्टमेंट के साथ डिपार्टमेंटल गोल्स आप करते हैं। उसके बाद आप करते हैं ठीक है जी हमारे डिपार्टमेंट का गोल है इतनी प्रोडक्टिविटी 50% या 40% बढ़ाना, तो उसमें जिस जिस बंदे का रोल होगा आप उनको उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स बनाएंगे, इंडिविजुअल गोल्स, और फिर आप उनकी परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं, फिर आप फीडबैक देते हैं। दैट्स हाउ इट ट्रिकल डाउन फ्रॉम द टॉप टिल द बॉटम। फिर वी हैव कंप्यूटराइज्ड एंड वेब बेस्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपने उनमें डेटा सिर्फ इनपुट करना होता है एंड देन दे गिव यू आउटपुट ऑन इफ द परफॉर्मेंस इज अप टू डेट और नॉट। अच्छा, कौन कौन से स्केल्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं? अब जैसे कि अनक्लियर स्टैंडर्ड्स एंड अप्रेजल दैट इज टू ओपन टू इंटरप्रिटेशन। आपने लिख दिया गुड, आपने दूसरा लिख दिया बैड, इन बिटवीन देयर इज नो इन बिटवीन, तो इट इज़ वेरी ओपन टू इंटरप्रिटेशन। आपने जो भी अप्रेजल परफॉर्मेंस बनाने पड़ते हैं फॉर्म्स, वो बहुत जो है टू द पॉइंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी की क्रिएटिविटी गेज कर रहे हैं तो आपने नंबर दें, या तो आपने लिखते हैं ओके गुड बैड, या फिर अगर आप लिख रहे हैं क्वांटिटी ऑफ वर्क, तो क्वांटिटी ऑफ वर्क को आप गुड या बैड नहीं कर सकते, आपने वो क्योंकि न्यूमेरिकल होगा तो आपने वो उस तरह से आपने मेजर करना है। तो न्यूमेरिकल, जहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी आपने वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू डालनी है। हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट जी ये होता है जो सुपरवाइजर जो रेट कर रहा होता है अपने सबऑर्डिनेट को या किसी भी एम्प्लॉय को, वो किसी भी एक ट्रेड की बायस पे उनको रेट कर देता है। सो दिस इज अ वेरी मेजर ड्रॉबैक इन द एचआरएम थिंग। सेंट्रल टेंडेंसी होता है कि जी ठीक है आपने सब एम्प्लॉयज़ को सेम उस पर कर दिया, या सब एम्प्लॉयज़ को आपने एवरेज कर दिया, सब एम्प्लॉयज़ को आपने गुड कर दिया या बैड कर दिया। अब फॉर एग्जांपल ये अनक्लियर स्टैंडर्ड्स का है। अब देखें इधर क्वांटिटी ऑफ वर्क जो है वो क्या मतलब एक्सीलेंट, गुड, फेयर, पुअर, इट डज नॉट मेक सेंस। या इसी तरह क्रिएटिविटी की जो है यहाँ पे नहीं, जब क्वांटिटिव चीज़ें उनके लिए क्वांटिटिव स्केल होना चाहिए था इधर। फिर आ जाते जी एक होता है स्ट्रिक्टनेस एंड लीनियंसी। सेम, या तो आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं या आप ज़्यादा लो लीनियंट हैं। द बायसनेस टुवर्ड्स द एम्प्लॉय फ्रॉम अ परफॉर्मेंस अप्रेजर मे बी ड्यू टू मैनी थिंग, और बायसनेस अमूमन होती भी है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक आपके अप्रेजल में आ सकती हैं। अप्रेजल की प्रॉब्लम्स को डील कैसे किया जाए? पहले तो आपने ये देखना है कि पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं क्या, और उनकी एक सोल्यूशंस निकालनी पड़ेंगी। और हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर टूल होना चाहिए। क्वांटिटेटिव के लिए क्वांटिटेटिव, जहाँ इंटरव्यूज़ होने हैं वहाँ कोशिश करेंगे कि आप इंटरव्यू में आप नॉन बाइस्ड लोग रखेंगे, या अप्रेजर जहाँ पे बहुत डाइवर्स वर्क फोर्स है तो यू वुड गो फॉर अ वेरी न्यूट्रल काइंड ऑफ पर्सन। देन अगर आपने सुपरवाइजर रखे हुए हैं जो अप्रोच करते हैं तो आपने उनको उस तरह से ट्रेनिंग देनी है कि वो एरर्स ना करें, हेलो इफेक्ट या लीनियंसी या सेंट्रल टेंडेंसी से वो गुरेज करें। एंड अच्छा जी, देन फिर हु शुड डू द अप्रेजिंग? एक तो इमीडिएट सुपरवाइजर, पीयर्स भी कर सकते हैं, रेटिंग कमिटीज़ बनती हैं, सेल्फ रेटिंग खुद को आप खुद भी रेट कर सकते हैं, सब ऑर्डिनेट आपको रेट कर सकते हैं अपने सुपीरियर्स को। दैट इज़ कॉल्ड 360 डिग्री फीडबैक। एक जो पहले होता था जी सुपरवाइजर आ गया, सुपरवाइजर निकल गया, नो, नाउ थिंग्स आर गेटिंग डिफरेंट, सो वी विल बी गोइंग फॉर 360 डिग्री फीडबैक। हम सब इन लोगों को मिलाकर एक 360 अप्रेजल लेते हैं। ओके, दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अप्रेजल टूल्स। दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सो प्लीज गो थ्रू देम। द अप्रेजल इंटरव्यू, किस तरह के अप्रेजल के, अब जैसे रिटन हमने देख रहे थे पहले, वो तो रिटन चीज़ें थी, अब आ जाते हैं हम फ्रॉम इंटरव्यूज़ पे। एक तो सेटिस्फैक्ट्री,
अगर उसका आ जाता है जी ठीक है जी ये प्रमोट कर सकते हैं। अगर सेटिस्फैक्ट्री नॉन सेटिस्फैक्ट्री है तो सेटिस्फैक्ट्री बट नॉट प्रमोटेबल, आप ठीक है सेटिस्फाइड हैं आप इनके इंटरव्यू से बट नहीं जी प्रमोट नहीं हो सकता। ये 4 आप जो है आउटकम्स होते हैं। अनसेटिस्फैक्ट्री है जी हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी है अनसेटिस्फैक्ट्री बट अनकरेक्टेबल, ये जी बंदा करेक्ट नहीं हो सकता। फिर हाउ टू कंडक्ट अप्रेजल इंटरव्यू, उसमें जी पहले तो आपने वर्क डेटा से रिलेटेड चीज़ें रखनी है, आपने पर्सनल नहीं होना। जो भी एम्प्लॉय है जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं अप्रेजल के, यू हैव टू इनकरेज देम टू स्पीक आउट, यू हैव टू स्पीक लेस एंड लेट देम स्पीक एंड डोंट टिप टू अराउंड। टिप टू अराउंड का मतलब है आपने टू द पॉइंट आपने स्टिक होना है, आपने यहाँ वहाँ की बातें नहीं करनी। चलिए, क्रिएटिंग द टोटल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस। अब कैसे क्रिएट हो, पहले तो हमने ये देखना है जी हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं। आई हैव बीन थ्रू दिस इन द स्टार्ट बट देन अगेन इसको एक बार रिविजिट कर लेते हैं। ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हम रखेंगे उसका हमारे गोल से क्या वाबस्तगी है और हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए क्या गोल्स होने चाहिए, उनको हम कैसे ट्रेन करेंगे, कैसे अप्रेस करेंगे, कैसे प्रमोट करेंगे और किस तरह से हम रिवॉर्ड करेंगे। सो इट्स अ होल सिनेरियो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस। ये चीज़ सारी कंप्लीट करने के लिए हमने ये चीज़ अटेन करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ज़रूरी होगी, इसके साथ अलावा कौन सी मटेरियल सपोर्ट ज़रूरी होगी। गोइंग बैक टू द पॉइंट जब मैंने आपको बोला था कि देखें जी आप बीबीए कर लेते हैं या आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो क्या आपके पास सारा मटेरियल है, क्या आपने वो प्लान आउट किया हुआ है, एक लेआउट बनाया हुआ है प्लान कि जी हमने किस किस चीज़ों से गो थ्रू करना है। अप्रेजल वाला पार्ट ख़त्म होता है एंड देन वी आर कमिंग टू द अनदर टॉपिक विच इज़ टोटल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। देन वी आर कमिंग ऑन टू स्ट्रेटेजिक पे प्लान्स। स्ट्रेटेजिक पे प्लान्स ये मीन्स कि जी आप ऐसे कंपनसेशन के प्लान्स बनाते हैं, पेमेंट प्लान्स बनाते हैं, सैलरी प्लान्स बनाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ऐसे स्ट्रेटेजिक होने चाहिए, स्ट्रेटेजी रिलेटेड होने चाहिए कि जी आप एक तो अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट भी करें, वो सेटिस्फाई भी हो जाएं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हों। पहले तो एम्प्लॉय कंपनसेशन है क्या? एम्प्लॉय कंपनसेशन है एनी पे और रिवॉर्ड विच इज़ गोइंग टू द एम्प्लॉय फ्रॉम विच इज़ अराइजिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट। अब उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो हो गया डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, आपने उनको कैश पेमेंट दे दी, वेजेस में सैलरीज दे दी, इंसेंटिव्स, कमीशंस या बोनस, दीज आर कैश पेमेंट्स, ठीक है। दूसरी होती है इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, जिसमें आपने उनका इंश्योरेंस देख लिया, आपने ट्रैवल अलाउंस दे दिया, मेडिकल देख ली, हेल्थ केयर देख ली, ये चीज़ें आ जाती हैं इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स में। अब फाइनेंशियल पेमेंट डायरेक्ट किस तरह से की जाती है? एक तो पहले होता है जी टाइम बेस्ड पे, तो या तो आर्ली वेज आप डिसाइड करते हैं या आप करते हैं परमानेंट मंथली सैलरी। फिर दूसरा कैटेगरी आ जाती है परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। पीस वर्क इज़ बेसिकली पर पीस पर आर्टिकल यू आर मेकिंग, जी आपने इतने आर्टिकल्स बनाए, आपने इतने आर्टिकल्स सेल किए तो हम आपको इतनी पेमेंट देंगे, परफॉर्मेंस बेस पे होता है। और दूसरा इसी तरह आ जाता है सेल्स कमीशन, विच इज़ अ वेरी फेमस टर्म, यू वुड हैव हर्ड। सेल्स पर्सन जितने भी होते हैं उनको कमीशन मिलता है उनकी परफॉर्मेंस पे बेसिस पर। दूसरा हो जाती है कॉम्बिनेशन कि भाई टोटल सेल्स पे हम आपको आपकी फाइनेंशियल वो रख देंगे। अब फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द डिज़ाइन ऑफ एनी प्लान। डिज़ाइन प्लान में जब आप किसी को पे प्लान करते हैं, एक तो लीगल फैक्टर आ जाता है, जी आपने लीगल तरीका भी देखना है तो कम से कम आपने मिनिमम लीगैलिटीज़ देखने, कौन कौन से लॉज हैं, मिनिमम वेज पे क्या है, या अगर एक बंदे से आप कितना टाइम दरकार कर रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं तो आप कितना उसको लीगली पे कर सकते हैं। यूनियन फैक्टर, अगर कोई यूनियन बनी हुई है तो उस यूनियन का क्या करना है उस पे में, उस सैलरी में जो अब आप पे प्लान बना रहे हैं, बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एंड देन कंपनी पॉलिसी क्या है, आपकी कंपनी ने क्या डिसाइड किया हुआ है कि जी हमने क्या रिवॉर्डिंग सिस्टम रखना है, क्या हेल्थ केयर हमारे पॉलिसी में है या इंश्योरेंस हमारी पॉलिसी में है या नहीं है। एंड देन इज़ इक्विटी। इक्विटी कैसे पता चलती है कि भाई इसकी वर्थ क्या है? एक तो आप सैलरी सर्विस करते हैं द मार्केट, आप जब जॉब एनालिसिस और जॉब इवैल्यूएशन करते हैं तब भी आपको आइडिया हो जाता है। इसी तरह आप परफॉर्मेंस अप्रेजल और इंसेंटिव पे आप का सर्वे करते हैं। एंड देन इन द लास्ट इज ग्रीवियंस मैकेनिज्म एंड एम्प्लॉय सर्वे कि जी आपकी जो पे मिल रही है आर यू ओके विथ इट और नॉट। सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक्स, टाइम बहुत लग जाता है स्लाइड्स बनाने में, सो कुछ मिस्टेक्स में ड्यूरिंग द लेक्चर ही सही कर देता हूँ। ओके, देन कम्स कॉर्पोरेट पॉलिसीज, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी एंड कंपनसेशन। कॉर्पोरेट पॉलिसी
आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, आपकी कंपनी की स्ट्रेटजी आपके कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट जो कि आपको एज दे, एंड देन कंपनसेशन, व्हाट यू आर पेइंग टू योर एम्प्लॉयज़। जी एक कॉन्सेप्ट है अलाइंड रिवॉर्ड स्ट्रेटजी, आपकी जो आप अलाइनमेंट होनी चाहिए बिटवीन द रिवॉर्ड एंड द कंपनी स्ट्रेटजी। देन कम्स डेवलपिंग एंड अलाइंड रिवॉर्ड स्ट्रेटजी, कैसे बनेगी एक जी कंपनी के की सक्सेस फैक्टर क्या होंगे। सबसे पहले तो आपने देखना है कि जी व्हाट मस्ट बी डन टू फुलफिल इट्स मिशन और अचीविंग इट्स डिजायर्ड कॉम्पिटिटिव पोजीशन। कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन के लिए क्या हमें करना चाहिए, पहले तो आपने वो स्ट्रेटजी बनाई नहीं है, ठीक है। आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को हराना है, या आपने अपनी सेल्स बढ़ानी है, या अपने स्टाफ बढ़ाना है, या न्यू टेक्नोलॉजी लेके आनी है। फिर व्हाट आर द एम्प्लॉय बिहेवियर्स और एक्शन नेसेसरी टू सक्सेसफुली इंप्लीमेंट दिस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। आपने न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ गए, एम्प्लॉय का बिहेवियर क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली एक्सेप्टिंग, एंड दे शुड बी रेडी टू वर्क विथ द न्यू टेक्नोलॉजी। देन कम्स what compensation program should we use to reinforce those behaviors, what should be the purpose of each program and reinforce each desired behavior। this is self explanatory जी, कौन से compensation program इस्तेमाल किया जाए कि वही behavior आपको मिले जो आप चाहते हैं, जो strategy से linked out हो। and then comes what measurable requirement should each compensation program meet to be deemed successfully in fulfilling its purpose। in this point what we are doing is we are setting a standard कि जी ये standard होना चाहिए, इस standard के through हम मेजर करेंगे और हम ये गेज करेंगे जी हमारा जो कंपनसेशन प्रोग्राम है, इज इट गुड और इज इट बैड। कंपनसेशन पॉलिसी इश्यूज, एक तो पे फॉर परफॉर्मेंस, जी जो परफॉर्मेंस है क्या आप वो पे दे रहे हैं। पे फॉर सीनियरिटी आ जाता है, कभी कभार जूनियर्स को ज़्यादा पे मिलती है, सीनियर्स को नहीं मिलती, और अगर सीनियर्स को ज़्यादा मिलती है उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं होती। पे साइकिल किस तरफ होनी चाहिए, सैलरी इंक्रीजेज एंड प्रमोशंस, ओवर टाइम एंड शिफ्ट पे क्या होना चाहिए, प्रोबेशनरी पे, अगर एक बंदा प्रोबेशन पे है फिलहाल, व्हाट पे आर यू गोइंग टू देम। पेड एंड अनपेड लीव्स कितनी होंगी, इफ़ अ पर्सन इज टेकिंग लीव वुड यू पे हिम। पेड हॉलीडेज कितनी है, सैलरी कंप्रेशन कितना कंप्रेस होगा। जियोग्राफिक कॉस्ट ऑफ लिविंग डिफरेंस, इफ़ अ पर्सन यू आर आस्किंग देम टू कम ओवर टू योर कंपनी एंड योर कंपनी इज़ अ डिफरेंट प्लेस, तो उसकी जियोग्राफिक कॉस्ट क्या होनी चाहिए। अब हम करते हैं जी पे रेट बनाया कैसे जाए। सबसे पहले तो आप सैलरी सर्वे करते हैं। सैलरी सर्वे का मकसद ये होता है जी आपका प्रिवेलिंग वेज रेट इन द मार्केट है क्या। फिर आप जॉब इवेल्युएट करते हैं कि इस जॉब की वर्थ क्या है एक दूसरी जॉब से। देन आप जो भी सिमिलर जॉब्स होते हैं आप इनको एक पे ग्रेड में, जैसे अब असिस्टेंट डायरेक्टर है वो 17 ग्रेड है, असिस्टेंट कमिश्नर है एक पे ग्रेड बना हुआ है BPS 17। इसी तरह आप जैसे गवर्नमेंट के पे ग्रेड्स हैं, इसी तरह आप पे ग्रेड्स में सबको मर्ज करते हैं सिमिलर जॉब्स को। एंड आई नो आई एम रियली गोइंग फास्ट बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ स्लाइड्स टू कवर, एंड मुझे टाइम भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर पूरा ये करना है। सो एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ यू पीपल। आई विल मेक श्योर कि अगले जो लेक्चर्स हैं वो थोड़े शॉर्ट हो, क्योंकि उसमें बंदा आराम से एक्सप्लेन कर सकता है चीज़ें। अच्छा, देयर आर 3 मेथड्स। एक आ जाता है आपका पॉइंट मेथड कि जी आपका पे ग्रेड जो है जो भी एक पर्टिकुलर रेंज में जो आती हैं उसका पॉइंट मेथड इस्तेमाल करते हो। रैंकिंग मेथड में जो भी 2-3 रैंक्स जो हैं आ जाती हैं उसमें आप रैंकिंग्स का साथ करते हो। और क्लासिफिकेशन मेथड में आप ऑटोमेटिकली कैटेगराइज करते हैं क्लासेस और ग्रेड्स में। ओके जी, फिर हमारे पास आ जाता है वेज कर्व। इसमें बेसिकली 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपके जो पे रेट होते हैं करंटली जो आप जॉब्स के लिए दे रहे हैं वो होता है ऑन द लेफ्ट साइड, एंड देन यू हैव पॉइंट्स और रैंकिंग्स। पॉइंट्स और रैंकिंग्स क्या होते हैं, जब आप जॉब इवेल्युएशन करते हैं आप उसमें देखते हैं जी कितने स्किल्स यूज़ हो रहे हैं, कितनी नॉलेज आ रही है, तो उस बेसिस पे पॉइंट्स आते हैं। और देन वी हैव उनकी बिटवीन एक रिलेशनशिप भी होती है बिटवीन द वैल्यू ऑफ द जॉब एंड द करंट एवरेज पे रेट ऑफ योर ग्रेड। देखें अब जो 0, 100, 200, 300, 400, 500, दीज आर द पॉइंट्स जितनी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जॉब इवेल्यूशन में, जो हम पॉइंटिंग करते हैं कि जी कितनी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, कितनी नॉलेज होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड उतने ज़्यादा पॉइंट्स। और इसी तरह यू हैव ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। इन्होंने एक ग्रेडिंग भी कर दी है कि जी ये ग्रेड 1 में यही जॉब्स हैं और उसमें ये उनका पे होना चाहिए, ग्रेड 2 में इतना, ग्रेड 3 में इतना, ग्रेड 4, 5, 6 एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। फिर आ जाता है एस्टेब्लिशिंग पे रेट, फाइन ट्यून पे रेट। सबसे पहले तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी पे रेंज के भाई ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है इस ग्रुप के लिए। उसमें डिफरेंट जॉब्स आ सकती हैं।
अच्छा, फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन मीटिंग एक्सटर्नल जॉब मार्केट रेट्स के भी इतना फ्लेक्सिबल हो कि जो आपके मार्केट रेट में बाहर एक्सटर्नल जो रेट चल रहे हैं उनके साथ एटलीस्ट कुछ ज़्यादा या कुछ कम पेश हों। एम्प्लॉयज़ के लिए आसान हो कि वो आसानी से अलग अगले ग्रेड में जा पाएँ, जैसे कि एक इन गवर्नमेंट देयर इज़ लाइक एक मिनिमम वेज स्केल और एक मैक्सिमम वेज स्केल हर पे ग्रेड के लिए होता है। इफ़ यू आर इन द सेम पे ग्रेड और अगर आप दूसरे में नहीं जा रहे तो आप उस मैक्सिमम पे स्केल को आप नहीं क्रॉस ओवर कर सकते। सीनियरिटी आपकी इसमें क्लियर होती है कि भाई ये ग्रेड कितनी सीनियरिटी होनी चाहिए। और अंडरपेड जॉब्स कभी कभार ऐसी होती हैं जो जॉब्स अंडरपेड होती हैं, तो आप उनको जो है इतना रेस करके कम से कम उस मिनिमम लेवल पे लेके आते हैं कि जो पे ग्रेड है उसके मिनिमम रेट रेंज में आ जाए। एंड देन और इसी तरह जैसे आप अंडरपेड जॉब्स को आप मिनिमम रेंज में लेके आते हैं, इसी तरह ओवरपेड जॉब्स को आप उनके मैक्सिमम पे रेंज में लेके आते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे सेम वही सर्कल्स यूज़ किया हुआ है, बट देन वी हैव अ मिनिमम रेट ओवर हियर कि जी इतना ये मिनिमम रेट होना चाहिए फॉर ईच ग्रेड, एंड दिस इज़ द मैक्सिमम रेट। ठीक है जी, एंड दिस इज़ द वेज कर्व और लाइन कि भाई दिस इज़ द बिटवीन थिंग। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है ग्रेड 2 में 100 पॉइंट्स हैं, तो उसका मैक्सिमम जो है पेमेंट यहाँ तक $7 होगी। अगर वो 100 पॉइंट्स को क्लियर आउट कर लेता है, इफ़ ही इज़ लर्निंग मोर स्किल्स, उसके पॉइंटेज बढ़ जाते हैं अप्रेजल में, तो वो ग्रेड 3 में आ जाएगा। इस तरह इसमें सीनियरिटी भी काउंट होती है। इसी तरह देखें यहाँ पे ये जो प्रमोशन वाला था, ये हायर पे ग्रेड्स, ये इस तरह होता है। जब यहाँ पे आ जाता है बिटवीन 100 एंड 150, तो आप देखेंगे जी फॉर एग्जांपल अगर वो अंडर पेड जॉब है यहाँ और उसको मिल रहे हैं $5, तो अब उसको लेके जाएंगे यहाँ पे, हमें एक पता चलेगा जी ये मिनिमम लाइन है, ये मैक्सिमम है। इसी तरह कोई जॉब है जो कि वो एक बंदा ग्रेड 2 में पर वो उठा रहा है $7.50 ओवर हियर, दैट इज़ टू मच, तो हम उसको नीचे लेके आएंगे टिल द मैक्सिमम रेट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं सो इट वुड बी ईजी फॉर यू। अच्छा जी, सो देन वी हैव प्राइसिंग, मैनेजरियल एंड प्रोफेशनल जॉब्स। जी, सो वी हैव प्राइसिंग, मैनेजरियल एंड प्रोफेशनल जॉब्स। एक नॉर्मल जो नॉन मैनेजरियल जॉब्स होती हैं उनमें उनकी प्राइसिंग, उनके पैकेज प्लान का अलग सेटअप होता है, और इसी तरह मैनेजरियल एंड प्रोफेशनल जॉब्स का अलग होता है। अब एक मैनेजर को कंपनसेट करने के लिए आपके उसके अंदर उसके इंसेंटिव्स में, पेज में, कंपनसेशन में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। सच एज एक तो होती है बेस पे, जिसे बेसिक पे भी कहा जाता है, जो कि एक फिक्स सैलरी या गारंटीड बोनस होता है कि जी इनको ये मिलेगा ही मिलेगा। देन कम्स इंसेंटिव्स आ जाते हैं। एक तो होते हैं शॉर्ट टर्म, दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म आप कैश या स्टॉक्स उन्हें दे देते हैं, बोनसेस देते हैं आप जितना ज़्यादा उसमें कमाते हैं। एंड लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स ये होता है जी आप उन्हें स्टॉक ऑप्शंस दे देते हैं, उनकी जो है पार्टनरशिप कहा जाए या उनकी ओनरशिप दे देते हैं स्टॉक ऑप्शंस की। एंड देन दूसरे बेनिफिट्स एंड पर्क्स, रिटायरमेंट प्लान्स हो जाते हैं उनके पास, या लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आ गई, और अदर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कि जी आपकी फैमिली की इंश्योरेंस है, आपकी फैमिली का हेल्थ केयर, हेल्थ पैकेज उसमें कंप्लीट है, फ्यूल अलाउंस आ जाता है, एंड व्हीकल आ जाती है। ये सारी चीज़ें उसमें मैनेजर्स में कंपनसेट आ जाते हैं। अब एक एग्जैक्टिव की पे डिटरमाइन कौन सी चीज़ डिटरमाइन करती है? 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो जॉब कॉम्प्लेक्सिटी कि जी जॉब कितनी कॉम्प्लेक्स है, उसमें कितने ह्यूमन रिसोर्स, उसमें कितनी स्किल्स, उसमें एक बंदा अपने आप को कितना यूटिलाइज कर रहा है। दूसरा एबिलिटी टू पे, क्या ऑर्गेनाइजेशन उतना पे करने की एबल है, डज द ऑर्गेनाइजेशन हैव दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल पावर, और इतना उनके पास पैसा है जो वो पे कर सकें। तीसरा आ जाता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल का मतलब है जी उस बंदे का, जो भी आप बंदा या बंदी, जो भी एग्जीक्यूटिव है, जो भी मैनेजर है, उसकी स्किल सेट, उसकी लर्निंग टेक्निक्स, उसका पैशन टूवर्ड्स द कंपनी, वो पूरा ह्यूमन कैपिटल में आ जाता है। ये 3 चीज़ें मिलकर जो है एक एग्जीक्यूटिव की पे में डिसाइड करने में हेल्प आउट करती हैं। और फिर आ जाता है ट्रेडिशनल एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे। एक तो होता है ट्रेडिशनल पे, वो होता था जो जॉब बेस्ड, जो डिस्क्रिप्शन, जो ड्यूटीज़ होती थी उसकी बेसिस पे आपको पे मिलती थी। वही अभी अमूमन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यही चीज़ होती है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे क्या होता है, आप एक स्किल्स, उसकी नॉलेज और उसकी एम्प्लॉई की आप देखते हैं उस कितना एक्टिव है, और उस हिसाब से उनको पे करते हैं, हालांकि ना कि उसके जॉब टाइटल के हिसाब से। अच्छा, आई एम गोइंग टू स्पीड अप माई पेस अ बिट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है, एंड वी हैव टू कंप्लीट द लेक्चर।
कॉम्पिटेंसी बेस पे भाई क्यों इस्तेमाल की जाए? देयर आर थ्री रीजंस। एक तो आपके एम्प्लॉय को ज़्यादा आप इनकरेज करते हैं कि जी अपने कॉम्पिटेंसी को और ज़्यादा जो कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको ज़्यादा डेवलप करे। फॉर एग्जांपल, आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आपके पास बहुत अच्छी पर्सन टू पर्सन स्किल्स हैं, ह्यूमन इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं। तो इसमें क्या होगा, इफ़ द कंपनी पेज यू ऑन बेस्ड ऑन योर स्किल सेट, तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे जी कंपनी को ये मेरी स्किल की ज़रूरत है, मैं क्यों ना इसे और ज़्यादा पॉलिश करूँ। तो यू विल ट्राई वर्किंग हार्ड ऑन योर स्किल सेट, सो बिकॉज यू आर गेटिंग पेड फॉर योर स्किल सेट ओनली। उसके बाद फिर आ जाता है जी टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, उस पर एम्प्लॉयमेंट अपना उस पर ज़्यादा फोकस हो जाता है आपका कि जी हम जो है टैलेंट को मैनेज करें, सही टैलेंट सही जगह पे लगाएं। एंड देन और फिर जो ट्रेडिशनल बेस्ड जो पेमेंट है उसका प्लान बैकफायर भी कर सकता है कि अगर आप एक हाई परफॉर्मेंस सिस्टम में बैठे हुए हैं, आपका गोल है कि जी आपको एक हाई परफॉर्मेंस सिस्टम चाहिए बिकॉज योर स्ट्रेटजी और योर एंड टारगेट्स आर वेरी हाई परफॉर्मेंस बेस्ड, जिसके लिए अच्छी परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। और एक बंदा जो है अपने जॉब टाइटल के हिसाब से सैलरी ले रहा है तो ही वुडंट पुट अप हिज स्किल्स टू दैट पॉइंट। तो ये तीन जी रीजंस हैं। ये दिस इज अनदर टॉपिक बट इट्स इन रिलेवेंस विद द लास्ट टॉपिक। इंसेंटिव्स, व्हाट आर इंसेंटिव्स? जो भी आप फाइनेंशियल रिवॉर्ड अपने वर्कर को देते हैं उसके जब उसकी प्रोडक्शन एक लिमिट को क्रॉस कर जाए, एक आपने स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि जी ये स्टैंडर्ड क्रॉस करने के बाद यू विल गेट एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स, तो इंसेंटिव्स वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड कहा जाता है। फेडरिक टेलर का ये जो है एक थ्योरी थी, इसमें इसकी इनकी बहुत सारी थ्योरीज हैं। ही हैज़ वर्कड अ लॉट इन स्पेशली ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनका ये था कि जी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इन्होंने एक थ्योरी दी कि भाई यूज़ करनी चाहिए। इन लेट 1800 से ये स्टार्ट हुआ था। फिर आ जाता है सिस्टमेटिक सोल्जरिंग। सिस्टमेटिक सोल्जरिंग में आप ये देखते हैं कि जी अगर एक एम्प्लॉई स्लो तरीन पेस पे काम करे तो उसका मिनिमम एक्सेप्टेबल आउटकम हम कितना कर सकते हैं, लेवल क्या होगा उसके आउटकम का। सिस्टमेटिक सोल्जरिंग जी उसे कहते हैं। सो यू डिसाइड कि फॉर एग्जांपल एक आप 8 घंटे का अगर एक शिफ्ट है तो आप चलते हैं, ठीक है जी 6 घंटे भी अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसका एक्सेप्टेबल लेवल क्या होना चाहिए। सो दैट्स हाउ यू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर कंपनसेशन एंड इंसेंटिव्स। इसी तरह से आपको एक लेवल मिल जाता है प्री डिटरमाइंड। अच्छा जी, लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है इसमें ये स्टेट कर रहा है कि जी देयर आर डिफरेंट पीपल, इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड अदर, सो यू कांट रोल ओवर द सेम थिंग अपन ऑल ऑफ देम। कि जी उनकी पर्सनैलिटीज़, एबिलिटीज़, वैल्यूज़ एंड नीड्स अलग होती हैं और डिफरेंट लोग डिफरेंट इंसेंटिव्स की तरफ डिफरेंट वे में रिएक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को फाइनेंशियल बेनिफिट की ज़रूरत हो सकता है वो नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स या नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स की तरह भी देख रहे हों। इसी तरह मैनेजर्स का ये काम होता है, जो कि मैनेजर्स आप हैं, मैनेजर्स का ये काम होगा उनको ये देखना चाहिए कि किस एम्प्लॉय को उनकी नीड्स क्या हैं और उन्हीं तरह जो है इंसेंटिव्स फाइन ट्यून किए जाएँ। अब जी आ जाते हैं हम बेनिफिट्स पे। पहले थे हम इंसेंटिव्स से। बेनिफिट्स क्या होता है? बेनिफिट्स जैसे हम पहले देख के आ गए कि कोई भी इनडायरेक्ट फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल पेमेंट कंपनी की तरफ से जो भी मिले एम्प्लॉय को हम उसे बेनिफिट कहते हैं। अब बेनिफिट किस तरह के होते हैं? एक होता है सप्लीमेंटल पे, ठीक है जी, उसमें आपके या सिक लीव या वेकेशन पे आ जाती है जो आपकी सप्लीमेंट्री मिलती है। दूसरा बेनिफिट होता है इंश्योरेंस का, वर्कर की कंपनसेशन या उसकी फैमिली की कंपनसेशन वो उसमें इंश्योरेंस में कवर आ जाती है। देन कम्स रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में पेंशन्स आ जाती हैं या रिटायरमेंट फंड्स आ जाते हैं या रिटायरमेंट कोई प्लान्स आ जाते हैं, वो आ जाते हैं उसमें। फोर्थ काइंड ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट इज़ एम्प्लॉय सर्विसेज। चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़, आप चाइल्ड एजुकेशन फ्री दे रहे हैं, आप उनको ग्रोसरीज फ्री दे रहे हैं या आप उनके बेसिक अदर जो यूटिलिटीज़ जो है वो कवर अप कर रहे हैं। सो दोज फॉल इन दिस कैटेगरी। अभी एक ग्राफ है एक एग्जांपल देने के लिए, देखें जी usual compensation and benefits. So compensation is direct financial and benefits is non-financial. आप देख रहे होंगे 72% is like direct payment, ठीक है जी, वो आ जाता है कंपनसेशन के अंदर। ये एक ग्राफ आपको दिखाने के लिए यू कैन यूज द सेम इन द पेपर टू गेट गुड मार्क्स। इसी तरह लीगली रिक्वायर्ड बेनिफिट्स, इंश्योरेंस, पेड लीव, रिटायरमेंट्स एंड सेविंग, सप्लीमेंटल पे, ये खर्चे में आ जाती हैं सब। दीज फॉल अंडर बेनिफिट्स। तो एक अगर यूजुअली अगर यूएस की कोई कंपनी है तो दे वुड बी फॉलोइंग सच काइंड ऑफ ग्राफ। अच्छा जी, अब टाइप ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, वी हैव बीन थ्रू दिस, या ये आई गेस इट्स सेम, सो आई विल जस्ट रिमूव दिस स्लाइड फ्रॉम हियर। डुप्लीकेशन हो गई है। हाँ जी, अब आ जाए। अब बेनिफिट प्लान को डेवलप करने में आपको क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? एक तो जस्ट अ मिनट, बेनिफिट्स कौन से ऑफर करने हैं?
कवरेज रिटायरमेंट की आपने उसमें देनी है, जो प्रोबेशनल और जी जो प्रोबेशनरी आपके ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिसर्स प्रोबेशनरी पीरियड पे क्या उनको बेनिफिट्स देने या नहीं देने, बेनिफिट्स की फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी। आप तो चले नॉन मॉनेटरी, उनको तो उनके लिए तो नॉन मॉनेटरी है, पर आपकी तरफ एंड से एक कंपनी की तरफ से तो खर्चा हो रहा है उन चीज़ों का। इसी तरह एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट की चॉइसेस देनी चाहिए या इट शुड बी रिटेन बाय द मैनेजर एंड द मैनेजमेंट ओनली। कॉस्ट कंटेनमेंट के कौन से प्रोसीजर्स होने चाहिए और बेनिफिट्स के ऑप्शन किस तरह कम्युनिकेट प्रॉपरली एम्प्लॉयज़ को बताना चाहिए कि जी ये बेनिफिट्स हम आपको दे रहे हैं। ओके, अब एक आ जाता है जी पे फॉर टाइम नॉट वर्कड। अब ये एक डिफरेंट कैटेगरी है, इसमें आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस आ जाती है, आप काम नहीं कर रहे कंपनी का, आपकी उसमें कवरेज होगी सैलरी की। फिर आ जाती है वेकेशंस एंड हॉलीडेज़, इसमें आपकी पेड अनपेड आ जाती है। ये वो टाइम पीरियड है जहां आप काम नहीं कर रहे थे पर आपको पेमेंट मिल रही होती है। देन कम्स पेरेंटल लीव, जिसमें इफ़ यू आर हैविंग अ चाइल्ड तो वो उसमें आ जाती है। देयर इज़ अ पर्टिकुलर लॉ फॉर इट इन पाकिस्तान, मैटरनल लीव के लिए आई गेस। एंड देन सिक लीव भी आ जाती है। देयर आर डिफरेंट पॉलिसीज विद डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इट्स द सेम, बट फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट, हर किसी की पॉलिसी होती है, किसी में कुछ टाइम होता है सिक लीव का, किसी में कुछ टाइम होता है। फिर जी आ जाते हैं हम इंश्योरेंस बेनिफिट्स पे। इंश्योरेंस बेनिफिट्स में एक जो आ जाती है अच्छा वर्कर कंपनसेशन इन केस ऑफ दैट और डिसेबिलिटी, एक कैश बेनिफिट दिया जाता है जो कि एम्प्लॉय की पर वीक अर्निंग्स के हिसाब से कंट्रोल किया जाता है। देन कम्स कंट्रोलिंग वर्कर कंपनसेशन कॉस्ट, ये बहुत ज़रूरी है फॉर द कंपनीज। अब एक कंपनी बेनिफिट्स दे रही है पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि जी आप यू विल बी स्पेंडिंग ऑन इट, आप कोशिश तो करेंगे जिसको कर्ब किया जाए। तो सबसे पहले तो इस एक्सीडेंट प्रोन वर्कर्स हैं जो ज़्यादा प्रोन हैं या जिसकी ज़्यादा परसेंटेज है जो एक्सीडेंट हो सकते हैं, आप उनको स्क्रीन आउट करते हैं, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ देंगे, टू बी श्योर यू विल ट्रेन देम प्रॉपरली। देन आप अपने वर्क प्लेस को सेव करेंगे जी, आपके वर्क प्लेस के अंदर कोई एक्सीडेंट या कोई इंसिडेंट ना हो। देन अगर कोई एक्सीडेंट का क्लेम आ रहा है यू विल थॉरोली इन्वेस्टिगेटेड कि ऐसा ना फेक हो। देन यू विल बी यूजिंग केस मैनेजमेंट कि जी जितने जल्दी हो सके अपने इंजर्ड एम्प्लॉयज़ को उनके काम के वापस ले आया जा सके। और क्या तरीके हो सकते हैं जी, आप वेलनेस प्रोग्राम स्टार्ट कर लें, ठीक है, जिसमें यू कैन एक्चुअली गिव देम मेडिकेयर एज वेल, प्लस यू कैन गिव देम अवेयरनेस एज वेल। डिजीज़ मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम कि जी जिनको कोई डिजीज़ है तो उनको कर्ब किया जाए जैसे वो स्प्रेड ना हो। एब्सेंस मैनेजमेंट के ज़्यादा एब्सेंस ना हो। ऑन साइट प्राइमरी केयर, जी आपके पास अपने ऑफिस में ही, अपने बिल्डिंग में या जो भी आपका साइट प्लान है जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे प्राइमरी केयर हो कि अगर उधर कोई मसला या मसाइल हो जाते हैं, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो रहा है तो उसको फर्स्ट एड देकर उधर ही कम से कम खर्चे में उसको कवर अप किया जा सके। कॉस्ट इनएफिशिएंट प्लान्स जो हैं वो भी सबको हटाना पड़ेगा। पीपीओ मींस प्रिफर्ड प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन। आप चंद ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे जो कि आपके मेडिकेयर वगैरह एक अच्छे आपको कॉस्ट सेविंग उस पर आपको सर्विसेज दें। ओके जी, सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ज़्यादातर ज़रूरी नहीं कि सब कैश इंसेंटिव्स लें। सो दिस इज़ लाइक एक सर्वे था, उसमें था कि जी नॉन कैश इंसेंटिव्स में एम्प्लॉय क्या प्रेफर करेंगे। 40% उन्होंने बोला जी एक ट्रिप उनकी चॉइस का, या 23% इज़ अ शॉपिंग स्प्री, 19% was home improvement, beautification, 4% went for electronics, 10% went for season tickets to your favorite entertainment venue. अच्छा जी, वी हैव रिटायरमेंट बेनिफिट्स। हमारे पास एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट है 1976 का, विच इज़ इन रिलेवेंस विद द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। उसका आर्टिकल 38C के तहत बेसिकली आर्टिकल 38C स्टेट्स दैट provide for all persons employed in the service of Pakistan or otherwise social security by compulsory social insurance or other means. सो जी, अब उसके बाद ये आ जाता है कि जी हम किस तरह के बेनिफिट्स एक इंश्योर्ड पर्सन ले सकता है। ठीक है, ओल्ड एज पेंशन होता है रिटायरमेंट पे, इनवैलिडिटी पेंशन होती है कि अगर आपकी डिसेबिलिटी हो जाती है बिफोर रिटायरमेंट। ओल्ड एज ग्रांट होता है कि अगर आप जी एज 60 प्लस हो गई है बट आपके पास मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है पेंशन का, क्योंकि मिनिमम थ्रेशोल्ड इज 10 to 15 ईयर्स, बट डू चेक इट आउट। एंड देन कम्स सर्वाइवर्स पेंशन इज कि फॉर एग्जाम्पल इफ इंश्योर्ड पर्सन पासिस अवे, एक्सपायर हो जाए, तो उसकी पेंशन फिर उसके नेक्स्ट टू किन जो भी एलिजिबल होगा उसको मिलती है। फिर जी किस तरह के पेंशन प्लान्स होते हैं एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ। एक तो होता है कंट्रीब्यूटरी
सॉरी इट्स कंट्रीब्यूटरी, इसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। एक होता है नॉन कंट्रीब्यूटरी प्लान, उसमें सिर्फ एम्प्लॉय करता है। देन वी हैव क्वालिफाइड प्लान, वो प्लान जिसमें आपके एम्प्लॉयर को टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। नॉन क्वालिफाइड प्लान जिसमें फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट नहीं मिलती। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और नॉन डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में दोनों का जो है एक कंट्रीब्यूशन स्पेसिफाइड होता है। आई गेस पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ जो ये यूओबीआई वालों का है वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है। देयर इज अ स्पेसिफिक अमाउंट विच एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय बोथ हैव टू पे, बट एक प्लान पे आउट नहीं होता। एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान में प्लान पे आउट स्पेसिफाइड होते हैं, हाउएवर कंट्रीब्यूशन जो है इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि उसको मेक श्योर किया जा सके। अच्छा जी, नाउ अनदर टॉपिक विच इज़ एथिक्स, जस्टिस एंड फेयर ट्रीटमेंट इन एचआर मैनेजमेंट। अब व्हाट आर बेसिकली एथिक्स? इट इज़ व्हाट यू डिसाइड, एक बंदे का कंडक्ट कैसा होना चाहिए इज बेसिकली एथिक्स। ठीक है, पर देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सनस रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन कि हर किसी की अपनी एक सोच के मुताबिक एथिकल उनकी जस्टिफिकेशन और डेफिनेशन होती है। सो दिस इज़ एथिकल चार्ट फॉर द कंपनीज। इफ़ यू गो थ्रू इट, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि जी इज़ इट रॉन्ग टू यूज़ कंपनी ईमेल फॉर पर्सनल रीजंस, येस और नो। ये एम्प्लॉय से भराया जाता है, देन वो देखते हैं कि जी क्या चीज़ें एथिकल हैं या नहीं है। एवरीबडी वुड हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा जी, एथिकल डिसीजंस पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? एक तो हो गया नॉर्मेटिव जजमेंट्स। नॉर्मेटिव जजमेंट इज समथिंग आप आइदर यू जंप फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम कि जी दिस इज गुड और बैड, दिस इज राइट और रॉन्ग, दिस इज बेटर वर्स। इसी तरह मोरालिटी आ जाती है। मोरालिटी होता है जी आपकी सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स फॉर स्पेसिफिक बिहेवियर है वो क्या है, और अगर वो स्टैंडर्ड नहीं मीट होता तो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है जी। देन behaviors that cannot be established or changed by authoritative bodies। अब कुछ भी फॉर एग्जांपल कोई एक गेम या कोई एक चीज़ बैन हो जाती है, वो कहते हैं जी नहीं, यू डोंट हैव टू डू इट, बट हमारा जो बिहेवियरल सेट है वी वोंट बी एक्सेप्टिंग इट। देन देयर आर अदर बिहेवियर्स दैट ओवरराइड सेल्फ इंटरेस्ट। हमारे इंटरेस्ट की चीज़ होगी, हम बोलेंगे नहीं बिकॉज वी हैव बीन ब्रॉट अप दैट वे। नाउ एथिक्स एंड द लॉ, एथिक्स एंड लॉ के बीच में एक पुश एंड पुल का कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। अच्छा, बिहेवियर में भी लीगल बट अनएथिकल। आपके पास चांस है कि जी ठीक है ये लीगल है पर ये बट एट द सेम टाइम इट्स अनएथिकल। आप लॉ के थ्रू कर तो सकते हैं बट आपका जो बिहेवियर डिफाइंड है जो आपके लिए वो अनएथिकल हो सकता है। बट at the same time it can be vice versa, it can be illegal but ethical. Behavior may be both legal and ethical, behavior may be both illegal and unethical. फिर आ जाता है जी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब है जी जो आप डिसीजन ले रहे हैं कंपनी के अंदर उसकी फेयरनेस होना चाहिए एंड इट शुड बी जस्ट। आपके जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं दे मस्ट से कि भाई नहीं, इन्होंने जो जस्टिस दिया हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूटिव, लाइक इट कैन बी अप्लाइड टू ईच एंड एवरीवन, इट इज़ फेयर एंड राइट। फिर आ जाता है प्रोसीजरल जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस इज़ अबाउट कि जी जिस तरीके से जो प्रोसीजर अपनाया गया है, जो भी आपने कानूनी कार्रवाई की है या आपने लीगल जो भी कार्रवाई की हुई है उसका जो भी आप एंड जो भी निकला है, यू डोंट लुक एट द एंड बट यू लुक एट द प्रोसीजर विच इज़ बीइंग फॉलोड, इज दैट अप्रोप्रिएट, वो आ जाता है प्रोसीजरल जस्टिस में। इसी तरह इंटरपर्सनल जस्टिस कि जी आपके जो मैनेजर्स हैं वो आपके एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं, उनकी डीलिंग्स कैसे हैं डेली लाइफ में। ओके जी, सो दिस इज़ अनदर ग्राफ, जस्ट गो थ्रू इट कि इट इज़ रिटन कि व्हाट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम। आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बताना है कि येस और नो, आपने सर्कल करना है। दिस इज़ लाइक एथिकल गेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एथिकल बिहेवियर कैसे शेप होता है? एक तो इंडिविजुअल फैक्टर, अपने अपने हर किसी का, एवरी एम्प्लॉई हैज़ द इंडिविजुअलिटी पे। दूसरा आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वो आपसे किस तरह चल रही है। बॉस का इन्फ्लुएंस कैसा है, इज इट अ पॉजिटिव बॉस, इज इट अ नेगेटिव बॉस। एथिक्स की पॉलिसीज़ क्या हैं, कोड्स क्या हैं उस कंपनी के, एंड देन द होल ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर। ओके जी, एम्प्लॉयज़ एंड एथिकल डिलेमास। अब अगर एक एम्प्लॉई, अगर क्वेश्चन आता है आपके पास भाई हाउ शुड एन एम्प्लॉय डील विथ एन एथिकल डिलेमा, तो उसका जवाब ये होगा जी पहले तो अपने आप से सवाल करेगा एम्प्लॉय कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ क्या वो लीगल है। ठीक है, लीगल है जी, क्या जो मैं करने जा रहा हूँ वो सही है। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय जो है एक पेन उठाकर अपने जेब में डाल के घर लेके जा रहा है कंपनी की, सो इज इट लीगल? ही हैज़ टू आस्क हिमसेल्फ, इज इट राइट?
इससे कौन अफेक्ट होगा और क्या कंपनी की वैल्यूज़ को फिट करता है और मुझे कैसे बाद में फील होगा और लाइक यू नो हाउ विल इट लुक इन द न्यूज़पेपर। कल को अखबार न्यूज़पेपर में आ जाता है फलां एम्प्लॉई ने अपनी कंपनी की एक पेन जेब में डाल के घर लेके गया। इसी तरह और क्या कंपनी की कैसी इमेज आएगी। सो ये चीज़ें एक एम्प्लॉय को अपने एथिकल डिलेमा क्लियर करने के डिलेमा से निकलने के लिए दीज क्वेश्चंस विल हेल्प द एम्प्लॉय। ओके जी, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, आई वोंट गो too deep into this because we have covered it through in the very first lectures. Organization का culture जो है एक उसकी values, उसकी traditions, एक कंपनी का जो है एम्प्लॉई का शेयर कितना है, उसमें कितना ओन करते हैं, उसमें आपके पास फिगर हेड्स क्या हैं, सो ये चीज़ें उसमें कवर अप हो जाती हैं। एक मैनेजर का रोल क्या है, मैनेजर एक अपनी कंपनी का कैसे क्रिएट कर सकता है अच्छा कल्चर। पहले तो जी उन्हें अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्लियर करनी पड़ेंगी। जी ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, ये वैल्यूज़ हैं, आप लोगों ने एम्प्लॉयज़ के साथ क्लियर करना होगा जी ये आपने वैल्यूज़ फॉलो करनी है, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू, दिस बिहेवियर फ्रॉम यू। साइंस एंड सिम्बल्स करने चाहिए टू सिग्नल द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज़। इसी तरह सब रिवॉर्ड या सपोर्ट होनी चाहिए जी, अगर आप वैल्यूज़ को अच्छा लेके जा रहे हैं तो वी विल बी गिविंग यू रिवॉर्ड्स फॉर दिस। एंड जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं उनको इलस्ट्रेट करने वो स्टोरीज़ बना एंड देन दे हैव टू टेल स्टोरीज अबाउट टू इलस्ट्रेट वैल्यूज़। जी सिर्फ बातों से नहीं, ये फिजिकल काम से भी ये वैल्यूज़ कैन बी फॉलोड, दे आर पॉसिबल। और दूसरा जो है जी सेरेमनीज या राइट्स जिसमें इन्फोर्स की जाए वैल्यू। ओके, सो नाउ वी हैव एचआर's रोल इन फॉस्टरिंग एथिक्स एंड फेयर ट्रीटमेंट। ओके जी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सीईओ कह रहा है मैं क्यों भाई अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करूँगा, आई एम गिविंग देम देयर फेयर वेज एंड दे आर वर्किंग फॉर मी। मसला है दे आरंट जस्ट एम्प्लॉयज़, दे आर ह्यूमन एज वेल, दे आर पीपल। प्लस यू हैव अब नाउ कमिंग टू लीगल साइड, इफ ह्यूमैनिटेरियन साइड को छोड़ के हम अगर लीगल साइड पे भी आ जाए, एम्प्लॉय आपके खिलाफ केस भी कर सकता है, लिटिगेशन हो सकती है। प्लस इफ यू आर ट्रीटिंग योर एम्प्लॉयज फेयरली, दे वुड बी स्टिकिंग टू योर कंपनी, दे वुड हैव एन इटर्नल कमिटमेंट विद योर कंपनी। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेटिस्फैक्शन, जॉब के साथ सेटिस्फैक्शन एंड द लीडर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेटिस्फैक्शन। इफ़ यू आर एनीवेयर, आप किसी भी जगह पे हैं, इफ़ यू आर बीइंग ट्रीटेड फेयरली, ऑब्वियसली आपकी जो है लॉयल्टी या आपकी जो है जो काम में जो दिल है लगन है बढ़ जाती है बंदे की। Increased organizational citizenship behaviors means you try to be a citizen of the organization, you try to own it. HR की एथिक एक्टिविटीज़ कौन सी हो सकती हैं जैसे एथिक्स प्रमोट हो जी। पहले तो स्टाफिंग एंड सिलेक्शन, आपने जो है जो आपका जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, उसमें आपने यू हैव टू मेक श्योर दैट पीपल आर ऑन मेरिट बेस्ड, कि जैसे स्टाफिंग एंड सिलेक्शन से ही आपकी एथिक्स की पता चले जी दे आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग इट। देन इंटरपर्सनल ट्रीटमेंट, आपके मैनेजर्स, आपके एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स विद द सीनियर विद द जूनियर्स, इंटरपर्सनल ट्रीटमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैसी है और एचआर उसे किस नज़रिए से देख रहा है। देन कम्स ट्रेनिंग, पहले तो आपने एथिकल डिलेमा रिकग्नाइज करना है, फिर एथिकल फ्रेमवर्क, कौन सा कोड किस प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल होगा, देन आपने किस फंक्शन को इस्तेमाल करना है, आइदर यू हैव टू टेक एन इंटरव्यू, आइदर यू हैव टू टेक एन डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस, और आइदर यू हैव टू गेट अ सेमिनार टू डील दैट एथिकल डिलेमा। Then जी we have performance appraisal, reward and disciplinary systems, workplace aggression and violence. Performance appraisal के थ्रू आप जो है देखते हैं जी आपके एम्प्लॉयज़ किस तरह उनकी क्योंकि उस एथिक्स का सेक्शन भी होता है, सो यू कैन एक्चुअली सी इफ़ द एम्प्लॉयज़ आर परफॉर्मिंग वेल अप टू दैट मार्क और नॉट। रिवॉर्ड एंड डिसिप्लिनरी सिस्टम, आपने जी देखते हैं जी जो रिवॉर्ड है वो सही बंदे को मिले एंड सही रिवॉर्ड मिले, एंड जिसकी गलती हो तो उसको फिर डिसिप्लिनरी सिस्टम के थ्रू गुजारा भी जाए। इसी तरह वर्क प्लेस एग्रेशन एंड वायलेंस, इसी तरह वर्क प्लेस एग्रेशन एंड वायलेंस को भी कंडेम किया जाता है। अच्छा, परसेप्शंस ऑफ फेयर ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन एम्प्लॉय किस चीज़ को परसीव करेगा, किस चीज़ से अंदाज़ा लगाएगा कि जी ये जो है फेयर ट्रीटमेंट है। पहले तो एंगेजमेंट, कि कंपनी किस तरह अपने एम्प्लॉयज़ को एंगेज कर रही है। देन क्योंकि इफ़ यू आर टेकिंग देम ऑन योर प्लेटफॉर्म वाइल मेकिंग अ डिसीजन, वाइल गिविंग अ जस्ट डिसीजन, द एम्प्लॉयज़ विल वोंट लाइक इट। देन explanation, you have to explain them if they are asking the company about any decision the company has taken. Then clarity of what you are expecting from them, of the rules and the conduct they have to do. Okay जी, फिर आ जाता है employee discipline and privacy. अब दो इसमें पार्ट्स हैं,
एक तो एम्प्लॉय की प्राइवेसी भी है अपनी, फिर आप एम्प्लॉय से डिसिप्लिन भी करें. सो फर्स्ट वील गो थ्रू द प्राइवेसी. बेसिस फेयर एंड जस्ट डिसिप्लिन प्रोसेस, क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए. एम्प्लॉय से आपने कम्युनिकेट करना है कि जी अगर आपने ये किया तो आप पे ये पेनल्टी लग सकती है. वर्क प्लेस के आपने इश्यूज़ ही बताने, जी ये हमारे पास इश्यूज़ हैं वर्क प्लेस में, यू हैव टू डील विद इट. देन जी फिर उसके बाद आपने एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म कर दिया, वी हैव कवर दैट. फिर इट कम्स टू द पेनल्टी, किस तरह से होनी चाहिए, किस ऑफेंस की क्या पेनल्टी है, नंबर ऑफ अकरेंस. एंड देन अगेन जिसको आप पेनलाइज कर रहे हो उसके पास एक अपील करने का हक भी रखना है और उसके एक प्रोसेस भी आपने डिफाइन करना है. ओके जी, एम्प्लॉइज प्राइवेसी जो वायलेशंस अपहेल्ड करते हैं कोर्ट, आप उनको जो है लॉकर रूम और बाथरूम जो है सर्वेलेंस नहीं कर सकते. उनके जो प्राइवेट मैटर्स हैं आप उनको पब्लिसाइज नहीं कर सकते एज अ कंपनी, एज अ मैनेजर. मेडिकल रिकॉर्ड्स यू कैन डिस्क्लोज एंड नेम और लाइकनेस आप उनको अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते. देन कम टूवर्ड्स जो प्राइवेसी वायलेशन को कौन सी चीज़ ट्रिगर कर सकती हैं. बैकग्राउंड चेक, मॉनिटरिंग ऑफ ड्यूटी कंडक्ट एंड लाइफस्टाइल, उससे इन चीज़ों से कंपनीज का वास्ता नहीं है. ड्रग टेस्टिंग या वर्क प्लेस सर्चेज या मॉनिटरिंग ऑफ वर्क प्लेस. नाउ कम टूवर्ड्स व्हाट, अच्छा ये चीज़ें तो भाई नहीं कर सकती कंपनी फिर क्या कर सकती है. ये कंपनी जो है वो ईमेल एक्टिविटी, इंटरनेट यूज़, टेलीफोन कॉल्स, दैट इज़ योर राइट, वो मॉनिटर कर सकती है. एंड एम्प्लॉय अच्छा क्यों मॉनिटर करे जी, किस पर्पस से, जैसे उनकी इंप्रूव प्रोडक्टिविटी हो. ऐसे ना इंटरनेट यूज़ हो रही है बट इट्स बीइंग यूज फॉर देयर पर्सनल यूज़, नो. व्हाइल दे आर इन योर ऑफिस दे हैव टू यूज़ इट फॉर द प्रोडक्टिविटी. इसी तरह कंप्यूटर को वायरसेस से बचाने के लिए, और अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है ईमेल एक्टिविटी के थ्रू या किसी इंटरनेट यूज़ के थ्रू या इंटरनेट मीडियम के थ्रू, वो रोकने के लिए. प्लस कोई भी इलीगल एक्ट या हरासमेंट सूट कोई भी एम्प्लॉय की गलती की वजह से कंपनी पे हो जाए उसके अगेंस्ट गार्ड करने के लिए. ओके जी, फिर आ जाते हैं डिसमिसल. डिसमिसल इज एक्चुअली इनवॉलंटरी टर्मिनेशन विद द फर्म. एक होता है ये, दूसरा होता है टर्मिनेट एट विल. पर टर्मिनेट एट विल ये होता है जी कंपनी ने अपनी मर्जी से टर्मिनेट कर दिया या फिर जो है एम्प्लॉय जो अपनी मर्जी से चला गया. बट फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर सम लिमिटेशंस. सबसे पहले तो पब्लिक पॉलिसी एक्सेप्शन है जी, आप किसी भी एम्प्लॉय को विदाउट जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बनी है उसके अगेंस्ट आप ऐसा नहीं निकाल सकते. फिर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है आपके एम्प्लॉय के साथ कि जी इसने इतना टाइम पीरियड आपके साथ काम करना है, सो आप विदाउट वार्निंग आप टर्मिनेट विल नहीं कर सकते. प्लस गुड फेथ एक्सेप्शन भी आ जाता है जी, इफ एम्प्लॉय स्ट्रगलिंग और कांट फाइंड अ जॉब समवेयर एल्स और हैज़ बीन विथ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो भी उसमें एक्सेप्शन आ जाती हैं. दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ टर्मिनेट एट विल. ओके, फिर डिसमिसल किस ग्राउंड्स पे होती हैं. अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है, एक एम्प्लॉय है वो अपने टास्क पे पूरा नहीं उतरा, उसके अप्रेजल्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स बहुत ख़राब आते हैं. फिर मिसकंडक्ट इन द वर्क प्लेस के अंदर उनका कंडक्ट बहुत ख़राब है. देन लैक ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब, उनके इफ ही इज़ गेटिंग अ प्रमोशन और इफ द एम्प्लॉय पहले चले इंडक्ट तो हो गया है पर वो विथ चेंज विथ ऑर्गेनाइजेशन बीइंग डेवलप्ड न्यू रिक्वायरमेंट्स आती हैं, अगर नहीं है फिर भी डिसमिस हो सकता है. और या फिर रिक्वायरमेंट्स चेंज होने पे या एलिमिनेशन ऑफ द जॉब पे, अगर जॉब ही आप रिमूव कर रहे हैं आपकी कंपनी से वो. अच्छा जी, अब किस तरह से फॉर एग्जांपल आपने किसी को डिस्चार्ज कर दिया पर उन्होंने फिर आपके ऊपर लीगल कार्रवाई कर दी, हाउ वुड यू अवॉइड दैट. पहले तो आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली स्टेट करना है कि जी ये क्लॉजेस हैं जिसके थ्रू आपको निकाला जा सकता है. देन जो मैनुअल बुक है एम्प्लॉयज़ का उसमें भी क्लैरिटी होनी चाहिए क्लॉजेस की. रूल्स ऑफ डिस्चार्ज प्रॉपरली कम्युनिकेट हों टू द एम्प्लॉयज़. अप्रेजल रिकॉर्ड आपने सब प्रॉपर बनाने हैं और उसमें मार्कआउट करना है कि जी इनके परफॉर्मेंस सही है या नहीं है. देन वाइल इफ समबडी चैलेंजेस यू, इफ कंपनी इज बीइंग चैलेंज्ड बाय एनी एम्प्लॉय, द मैनेजर शुड हैव दोज रिकॉर्ड्स विद देम. अच्छा दी, दिस इज अ 10 स्टेप चेकलिस्ट कि जी जिसके थ्रू आप रॉन्गफुल डिस्चार्ज सूट्स को अवॉइड कर सकते हैं. जस्ट गो थ्रू देम, दे आर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. अब आ जाता है जी डाउन साइजिंग एंड मर्जर्स. सबसे पहले इफ़ यू आर डाउन साइजिंग, जैसे कोविड के थ्रू हुआ था, बहुत सारी कंपनीज ने डाउन साइज किया है. सो हाउ डू यू डू इट, हाउ डू यू नो टू kick out the right person or like dismiss the right person or downsize it in the right way. पहले तो जी आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स देखने कि जी आपके ऑब्जेक्टिव्स कंपनी के क्या हैं और कंस्ट्रेंट्स कौन से पड़ गए. फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स पड़ गए तो उसके लिए फिर कौन कौन सी चीज़ें
वो आप निकालेंगे जो कि एक्स्ट्रा हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के साथ मीट नहीं कर रही। तो एक टीम बनाई जाएगी, डाउन साइजिंग टीम, उसके साथ लीगल इश्यूज एड्रेस करेंगे इन द थर्ड स्टेप कि जी कोई लीगल इशू तो नहीं आ रहा, लाइक इफ़ वी आर डाउन साइजिंग कैन वी डू इट लीगली और नॉट। देन पोस्ट रिडक्शन, रिडक्शन के बाद क्या एक्शंस होंगे आपके, हाउ वुड यू कैरी ऑन इफ़ यू आर लाइक एलिमिनेटिंग, आपके पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं, आपने 20 निकाल दिए, 30 निकाल दिए, बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे काम करेंगे, कहीं कोई हर्डल वगैरह तो नहीं आएगा। एंड देन सिक्योरिटी कंसर्न्स इन दैट। और जी लेबर रिलेशंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, पहले तो आ जाते हैं लेबर रिलेशंस। इट इज़ अगेन नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन, एक फॉर्म है अंडर लेबर पॉलिसी ऑफ 1972 हमारे पास। वो 2012 में फिर उसको इम्प्रूव किया था, इनके लॉ को होता हुआ है तकरीबन हर 10-12 साल में। सो ये इनकी जो इंडस्ट्री वाइज फेडरेशन ऑफ यूनियंस है, इट इज़ कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 53 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012। हमारे पास एक और लेबर रिलेशंस का एक है, पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन, यू कैन डिग थ्रू इट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, वर्कर्स अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं? दिस इज आई गेस द लास्ट टॉपिक, या दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ HRM, सो विल जस्ट गो थ्रू इट। सॉलिडारिटी, अगर वर्कर्स अलग अलग हैं, दे तो बट द एम्प्लॉय ऑब्वियसली द मैनेजमेंट के साथ ऐसे तो नहीं हो, एक अकेला बंदा कभी भी उनको फेस ऑफ नहीं कर पाएगा। सो टू गेट द फेयर शेयर ऑफ द पाई दे गेट ऑर्गेनाइज टुगेदर एंड टू फॉर द राइट्स एज वेल, कि मैनेजमेंट उनके कोई हक खा ना जाए। अब ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा कौन सी कंडीशंस में एम्प्लॉयज़ देयर आर लाइक यू नो, अगर सवाल आता है जी व्हाट कंडीशंस आर देयर इन विच एम्प्लॉयज़ आर मोर लाइकली टू गेट ऑर्गेनाइज्ड, तो एक तो लो मोरल, दूसरा फियर ऑफ जॉब लॉज एंड आर्बिट्री मैनेजमेंट एक्शंस, मैनेजमेंट के गलत एक्शंस, अगर उनको डर है कि जी उनकी जॉब चली जाएगी, एंड अगर मोरल उनका लो है, कम है मतलब। अच्छा, ये अनफेयर एम्प्लॉय लेबर प्रैक्टिसेस और भी ज़्यादा हो सकती हैं, बट दीज आर द वंस मेंशन इन द बुक। जो सबसे पहले इज़ टू इंटरफेस विथ, रिस्ट्रेन और कोर्स द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम गेटिंग इनटू अ यूनियन, टू डोमिनेट और इंटरफेयर देयर एम्प्लॉयज़ के अपने जो है जो उनकी अपनी ज़ातियात हैं और उनकी जो यूनियन है या उनकी जो सोशल वहाँ पे सर्कल्स हैं, टू डिस्क्रिमिनेट एनी एम्प्लॉई फ्रॉम ज्वाइनिंग एनी अदर फर्म और फॉर डिमांडिंग देयर राइट्स, टू डिस्चार्ज और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ बेस्ड ऑन रेस और अदर डेमोग्राफिकल प्रॉपर्टीज़। फिर टू रिफ्यूज़ बार्गेन कलेक्टिवली, बार्गेन कलेक्टिवली में ये होता है जी आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो साथ मिलकर किसी एक बंदे को अपना रिप्रेजेंट बनाते हैं जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग करता है, उसको भी वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। ये जो है अनफेयर लेबर एम्प्लॉयर की तरफ से लेबर प्रैक्टिसेस आ जाती हैं। अच्छा जी, यूनियन बनने के डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस, बट एक टिपिकल प्रोसेस क्या होता है विच इज़ टेकन फ्रॉम द बुक, इट इज़ पहले तो जी आपने एक कैंपेन चलानी है, ठीक है जी। इफ़ देयर आर नो अदर और यूनियंस अगर सिर्फ एक ही है तो फिर ठीक है, वरना अगर डिफरेंट यूनियंस हैं तो फिर उनकी कैंपेनिंग स्टार्ट होती है। फिर ऑथराइजेशन कार्ड्स होते हैं, ऑथराइजेशन कार्ड्स में क्या होता है जी, जो लेबर जिस यूनियन को सपोर्ट करेगा वो उसका कार्ड पे उस तरह का कार्ड अपने पास लेता है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्शंस होती हैं, उसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। देन कम सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन इज़ फ्रॉम अ गवर्नमेंट बॉडी कि जी ये यूनियन बन चुकी है और इसका ये बंदा नुमाइंदा है। देन कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन विथ द फर्म कि जी देखें वी आर सर्टिफाइड यूनियन, अब आप हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, कल को कोई मसला वगैरह होता है तो यू विल हैव टू सॉर्ट इट आउट विथ अस। तो जी व्हाट इज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग? अब एक कलेक्टिवली बार्गेन करने का प्रोसेस है भी क्या? पहले तो labor and the management are required by the law to negotiate wage, hours and terms and conditions of employment in good faith। ये आ जाती है collective bargaining। अब good faith bargaining क्या होगी कि जी दोनों पार्टीज बैठ के कम्युनिकेट करें, नेगोशिएट करें, दोनों अपने प्रपोजल्स देते हैं और काउंटर प्रपोजल्स देते हैं एक रीजनेबल एफर्ट में। जी इतना भी नहीं कि आपने उनको अगली पार्टी को जो है उस पर काबिज होना है, नहीं, यू हैव टू लुक लाइक यू नो आपके दूसरे को पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना होता है। अब वायलेशंस ऑफ गुड फेथ बार्गेनिंग क्या हो सकती है एक कंपनी की तरफ से? कंपनी की तरफ से ये हो सकती है जी सरफेस बार्गेनिंग, आपने ऊपर से तो बार्गेन कर लिया बट देन यू आरंट रेडी टू विलिंग टू एक्सेप्ट इट। इनएडिक्वेट कंसेशंस, आप सही कंसेशंस नहीं दे रहे, ये एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी आ गया। एंड देन इनएडिक्वेट प्रपोजल डिमांड्स फ्रॉम बोथ द पार्टीज।
डायरेक्टली इज़ लाइक किसी चीज़ को स्लो करना, स्लो पेस पे लेके जाना, मतलब एक टैक्टिक के भाई हाँ ठीक है कल कर देंगे परसों कर देंगे। इम्पोजिंग कंडीशंस, जी ये हमारी कंडीशन है, ये आपने करना ही करना है। फोर्सफुल कंडीशंस नहीं रखनी, दैट इज़ ऑल्सो वायलेशन। मेकिंग यूनिलैटरल चेंजेस इन द कंडीशंस, यूनिलैटरल इज़ वन वे। जब आप किसी बार्गेनिंग पे बैठते हैं तो आपने दोनों साइडों को कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है जी। देन इज बाईपासिंग द रिप्रेजेंटेटिव, फॉर एग्जांपल एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है आपके साथ, यूनियन ने उसको बाईपास कर लिया, या कंपनी ने जो है यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव को बाईपास कर लिया। और कमिटिंग अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग नेगोशिएशन, स्ट्राइक कर दी लेबर ने, ये कर दिया वो कर दिया, वो भी नहीं करना। Preparing for negotiations. So now how do you prepare for a negotiation? पहले तो जी आप as a manager, this is now from a managerial point of view. As a manager आपने तो ये देखते हैं, पहले आपने कंपेयर करना है कि जी लोकल और बाहर की इंडस्ट्री में क्या पे और बेनिफिट्स क्या चल रहे हैं। सो इफ़ दे आर डिमांडिंग दैट इज़ गुड इनफ। और आपकी जो वर्कफोर्स है उसकी कितनी क्या डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, सो यू हैव टू डील विद देम फॉर देयर जस्टिफाइड डिमांड्स। और कॉस्ट ओवरऑल आपकी अर्निंग कितनी है और उनकी अर्निंग कितनी है एम्प्लॉयज़ की, और उनका ओवर टाइम कितना बनता है और उनका जायज़ ओवर टाइम कितना होना चाहिए। और करंट आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट उस पर क्या एग्रीड है और कितना इंक्रीज चल रहे हैं। सो यू शुड हैव द होल सेटअप विथ यू। ओके जी, क्लासेस ऑफ बार्गेनिंग आइटम्स, 3 क्लासेस हैं बेसिकली। एक होता है वॉलंटरी परमिसिबल बार्गेनिंग आइटम्स, जिस पे मतलब लॉ की तरफ से कोई आप आयदी नहीं है, द कंपनी कैन और मे बी, द यूनियन कैन और मे बी टॉक अबाउट दैम। इलीगल बार्गेनिंग आइटम्स, जिस पे बिल्कुल भी नहीं हो सकती बार्गेनिंग, जैसे कि किसी को वेज को कम करना या जो लिमिटेड आवर्स हैं उनको बढ़ा देना विदाउट एनी पे, और चाइल्ड लेबर वगैरह को काम करवाना, दोज आर इलीगल बार्गेनिंग आइटम्स। मैंडेटरी बार्गेनिंग आइटम्स जैसे वेज हो गई, वर्किंग कंडीशंस हो गई, टाइमिंग्स हो गई, ये आपके मैंडेटरी बार्गेनिंग आइटम्स हैं। बार्गेनिंग स्टेजेस, जी कौन से स्टेजेस? सबसे पहले तो आपने डिमांड्स रखनी होती हैं, फिर रिडक्शन होती है डिमांड्स की दोनों साइड से, फिर सब कमेटी स्टडीज़ होती हैं जी, सब कमेटीज़ बनती हैं, देखती हैं जी जो डिमांड हैं 3-4 डिमांड क्या वो सही हैं, जायज़ हैं। फिर एक इनफॉर्मल सेटलमेंट होती है, इनफॉर्मल सेटलमेंट के बाद फिर द रिप्रेजेंटेटिव्स गो बैक टू देयर ओन यूनियंस एंड कंपनीज एंड लेबर यूनियंस, फिर वहाँ जाके वो उनको डिसीजन बता दें। देन एक फाइनली एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, उस पर जो है साइनिंग होती है। इस दौरान what is an impasse, what is mediation and strike? An impasse is basically जहाँ पे आप डेडलॉक पे आ जाएं और दोनों साइड्स मूव करने के लिए तैयार ना हो। फिर देन कम्स मीडिएशन, इस सूरत में मीडिएटर आता है जो कि न्यूट्रल होता है, दोनों साइड को वो प्रॉपर डील करता है। इसमें एक दूसरा हमारे पास आ जाता है आर्बिट्रेटर अगर आता है बीच में, तो ही इज़ लीगली बाइंड टू गिव एंड ही हैज़ द लीगल पावर्स टू गिव द रिक्वायर्ड जजमेंट। देन अच्छा जी, स्ट्राइक्स जो है हमारे पास 4 किस्म की होती हैं। एक होती है इकोनॉमिक स्ट्राइक जो कि जनरल होती है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस स्ट्राइक, ये तब कॉल आउट की जाती है जब एक एम्प्लॉयर बहुत लेबर के साथ बहुत अनफेयर चल रहा हो। अच्छा, वाइल्ड कैट स्ट्राइक जो है वो एक अनऑथराइज स्ट्राइक होती है जो कि मीडिएशन के दौरान चल रही होती है, जिस दौरान नेगोशिएशन चल रहे होते हैं। एंड देन सिंपैथी स्ट्राइक इज लाइक व्हेन वन यूनियन गोज इन अ स्ट्राइक फॉर द फेवर ऑफ एन अनदर यूनियन। ओके जी, लास्ट स्लाइड, which is grievance of employees. अब any factor involving wages, hours or conditions of employment that is used as a complaint against the employer, उसको हम grievance कहते हैं। अब sources कौन कौन सी हैं? absenteeism, कि जी ज़्यादा absenteeism है, insubordination सही नहीं हो रहा, ओवर टाइम पे हमें सही काम नहीं मिल रहा, ये प्लांट के रूल्स बहुत हार्श हैं, इनको जो है एम्प्लॉयर को बैठकर इन ग्रीवेंसेस को दूर करना पड़ता है। अच्छा जी, सो दिस वाज इट। थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून फॉर ऑल दिस लॉन्ग। सो व्हाट विल डू इज़, हमारा यहाँ एचआर का पूरा सेक्शन कंप्लीट होता है। आई नो आई बीन वेरी फास्ट पेस्ड इन दिस। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि एचआर का इतना आता नहीं है पेपर में, सो दैट्स व्हाई आई हैव बीन स्किपिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड अदर्स वर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट्स सेक्शन ऑन द ग्रुप और फेसबुक ग्रुप और ऑन द यूट्यूब। और उसके अलावा सो एंड टू द एचआर ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन वी विल स्टार्टिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट होपफुली इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।